उपन्यास जो है वो एक उपन्यास जो है वो एक आधुनिक विधा है और इसकी उम्र को कम बताया है लेखक ने। और जैसे कि यह कोई भी निश्चित तौर पर नहीं बतला सकता कि पहली कविता कब लिखी गई थी, इस अर्थ में कविता प्राचीनतम जैसे भी हो कोई बता नहीं सकता, किंतु इतना मानना आवश्यक है कि कविता जो है प्राचीनतम विधा है और उपन्यास जो है नवीन विधा है, कहना चाहिए आधुनिक काल की देन है जो यूरोप से आया है करके बताया गया है। अब जिस बात हम चर्चा करेंगे किसकी, पूरे विश्व में उपन्यास का उदय कैसे हुआ, इस बारे में जानकारी हमें देना है। उपन्यास जिस अर्थ में हम उपन्यास को जानते हैं वह मुश्किल से 400 वर्ष पुराना है। यह तथ्य पूरे विश्व के संदर्भ में है, अर्थात कम से कम 400 वर्ष पुराना ही है और पूरे विश्व के संदर्भ में है। हमारे भारत में जैसे भारतीय साहित्यकारों ने उपन्यास लिखा, वैसे ही बाहर के विश्व में जितने भी हैं, विश्व के अर्थात बाहर के जितने भी हैं विदेशी संस्कृति को ग्रहण करने वाले, जो अमेरिका कहना चाहिए, आपका इंग्लैंड, आपका यूरोप, आपका फ्रांस, वहां पे भी उपन्यास का उदय हुआ। वहाँ के लोग भी हमारे जैसे ही थे, उनकी भी वैसी मानसिकताएं थी, वैसे उनकी चिंताएं थी, वैसे उनकी कार्यकलाप भी थे। मैंने कहना चाहिए सभी के दिल में एक ही जैसा था। जैसा हम भारत के रहने वाले हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल हम भारत के रहने वाले हैं तो हम ही केवल उपन्यास लिखेंगे। वहाँ के लोग भी ऐसे थे और उन्होंने भी अपना अपना चैप्टर बनाया, अपना अपना विषय वस्तु बनाया और उपन्यास लिखना शुरू किया। उपन्यास का उदय यूरोप में हुआ, भारत या व्यापक तौर पर एशिया या किसी द्वीप में नहीं। अर्थात उपन्यास का स्टार्टिंग, जो आपने उपन्यास के बारे में लिखा, उपन्यास के लिए पहली क्लास में मैंने कहा था उपन्यास यानी उप और न्यास यानी रखना, निकट रखना, समीप रखना, ये बताया है। और अंग्रेजी शब्द नॉवेल का हिंदी रूपांतर है करके बताया है उसमें। तो ये कहाँ से आया है उपन्यास, उसमें एक लाइन आप जोड़ेंगे, उपन्यास जो है वो यूरोप से आया है। उपन्यास कहाँ से आया है? यूरोप से हमारे देश में आया है। उपन्यास का उदय यूरोप में हुआ माना जाता है। हमारे देश पर या एशियाई महाद्वीप की ऐसी ये उपज नहीं है, ये बाहर से आया हुआ है। अनेकानेक चीजों का आविष्कार पूर्वी दुनिया के समाजों में हुआ और फिर उसका विधिवत और उपयोगी विकास पश्चिमी दुनिया के लोगों ने किया। अर्थात उनके भी जिंदगी में कुछ लिखने को हुआ, वहाँ पे भी मैंने जो विश्व में भी और जो कहना चाहिए फ्रांस में, यूरोप में, आपके अमेरिका में, वहाँ पे भी साहित्यकारों का जन्म हुआ और वो साहित्यकार भी किसी भी विषय वस्तु को लेकर के अपने साहित्य की रचना की। तो यूरोपीय समाजों में, विशेषकर इंग्लैंड में, वे कौन से कारण थे जिन्होंने उपन्यास विधा को संभव बनाया? इसका सबसे बड़ा कारण था पूंजी का जमा और विकसित होना था। अर्थात वहाँ पे उदय हुआ, पहले कहाँ पे, यूरोप में हुआ। तो वहाँ पे उदय होने का मुख्य कारण क्या था? उनके पास बहुत बड़ी जमा पूंजी थी और उनका विकसित होना उनका आधार बना। और हिंदी साहित्य पूंजी के उदय से पूर्व लोग श्रम अवश्य करते थे, लेकिन मात्र अपनी खाने पहनने की जरूरतों का उत्पादन करने के लिए। देखिए ये जो उपन्यास मैं बता रही हूँ ना, ये आप लोगों को हार्ड लग रहा होगा, हार्ड कुछ भी नहीं है। उसमें आप थोड़ा सा मैंने नाम इत्यादि जो है आपको कठिन लगेगा, किंतु आप ऐसा करना, एक नोट खाता बनाइए और कौन सा उपन्यास किसने, अफ्रीकी उपन्यासकार या फिर फ्रांसीसी उपन्यासकार, उनको उपन्यासकार का नाम लिखते हैं, इनकी रचनाओं को एक अपना डेली डायरी बनाइए, उसमें लिखते जाइए उसको, रोज एक बार उसको देखिए, रोज एक बार देखिए तो आपको याद हो जाएगा। ये भी मैंने जैसे हमारे जयशंकर प्रसाद है, ये कहना चाहिए हमारे प्रेमचंद जी हैं, प्रेमचंद जी ने कैसा उपन्यास लिखा है, प्रेमचंद जी ने गोदान लिखा है, सेवा सदन लिखा है, वैसे ही ये उपन्यासकार हैं इसमें और उपन्यास उन्होंने लिखा है, उनकी कृति भी है। तो वहाँ के लोग हैं, अर्थात वहाँ के लोगों का नाम भी उसी प्रकार का होगा। हमारे जैसे जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद ऐसे नहीं होंगे, वहाँ के उपन्यासकार को नाम अलग होंगे और उपन्यास का नाम भी अलग होगा। इसमें बस यही कठिनाई थोड़ा सा लगेगा आप लोगों को, पर कोई डरने की आवश्यकता नहीं है और आसानी से आप समझ जाएंगे। इसको नोट कीजिएगा कि कौन है उपन्यासकार, कहाँ के उपन्यासकार हैं और क्या लिखा है। इसको आप नोट खाता में अलग से एक कागज में लिखते जाइए इन चीजों को, खुद किताब से लिख लेना आप लोग पीरियड खत्म होने के बाद, और उसके बाद फिर आप लोग उसको रोज उसको एक रूटीन टाइप का, दिनचर्या टाइप का उसको क्या कर लेना, उसको याद करते रहना, तो आपको सहूलियत होगा।
तो विश्व में उपन्यास का उदय। तो पूंजी और उपन्यास का अंतर संबंध है। 17वीं शताब्दी के यूरोप में इस तरह की पूंजी ने अपना रंग दिखलाना आरंभ किया और लोगों ने इसके परिणाम स्वरूप देखा समाज में नई ताकतें पैदा हो रही हैं। आज इन ताकतों को समझना बहुत सरल है क्योंकि 17वीं सदी के यूरोप में उन्हें अनैतिक लगभग शैतानी शक्ल में देखा गया था। कल्पना मैंने उसके बाद क्या, पूंजी जो था मेन उसका ये था, जमा पूंजी उनके पास था। और दूसरा कारण मैंने बताया, मेन कारण मैंने बताया पूंजी था। और कुछ बताया मैंने इसके साथ, पूंजी के साथ और कुछ था मैंने बताया मैम उनका विकास करना। हाँ, विकास करना। तो और उनका विकास करना, ये पॉइंट दोनों मतलब इम्पोर्टेंट है। उनके पास यथार्थ बहुत सारे पूंजी थे, बहुत सारे पैसे थे उनके पास, तो इसलिए वो उसको मैंने इसी कारण वो लिख पाए और लिखने के बाद उसको छपवा भी पाए। और ये पश्चिम की कहाँ की देन है, यूरोप के देन है। पूंजी का प्रसार और लाभ की मात्रा में वृद्धि 17वीं सदी के यूरोपीय जीवन के मूल मंत्र बन गए। पूंजी का प्रसार और लाभ की मात्रा में वृद्धि 17वीं सदी के यूरोपीय जीवन के मूल मंत्र बन गए थे। जीवन के मूल मंत्र कहा जा सकता है। इसमें क्या किया था, व्यापार एक चीज है और जीवन बिल्कुल दूसरी चीज है। इस तरह से व्यापार और जीवन को किस भांति मिलाकर बात किया जाए, इस पर उन्होंने कहा। जैसे कि राजा को अपनी नीतियों और व्यापारिक आवश्यकताओं के बीच तालमेल बिठाना था। इसका अर्थ यह हुआ कि नई स्थिति में पूंजी और व्यापार देश की राजनीति में प्रवेश कर गए। तो उनमें बातचीत हुई, उसके बाद उन्होंने क्या किया, पूंजी के माध्यम से इसमें व्यापार करने लगे और राजनीति उनमें प्रवेश कर गया करके बताया है। पूंजी से जुड़े नए वर्ग को निरंतर व्यापक सामान्य समाज का समर्थन मिल रहा था और इसी राजा अपनी प्रजा के भीतर समर्थन खो रहे थे। ऐसे में प्रजा के समर्थन की बात महत्वपूर्ण है। यही वह वस्तु है जो हमें तर्क के स्तर पर जीवन के मूल मंत्र को जोड़ती है। उसके बाद है इसमें सामान्य तौर पर राजा को भगवान का रूप समझते हैं और भगवान की तरह उसका पूजा करते हैं। इसका यह अर्थ भी है कि समाज में धर्म केंद्र निरंतर राजा के समर्थन में व्यस्त रहते हैं और सामान्य जनता में राजा के हितों की पुष्टि के लिए प्रचार करती है। तो इस प्रकार से प्रारंभिक उपन्यास कैसे हुआ, वहां पर प्रारंभिक विकास कैसे हुआ प्रारंभिक उपन्यासों का, उसमें बताया गया प्रारंभिक उपन्यास और यात्रा की बहुस्तरीयता। देखेंगे आप लोग गद्य की विभिन्न विधाओं में एक विधा है आपका यात्रा वृतांत, है ना। यात्रा वृतांत के अंतर्गत क्या किया जाता है, व्यक्ति एक जगह से दूसरे जगह जाता है और वहां पे जो कुछ भी चीजें देखता है उन्हीं चीजों को अपना विषय वस्तु बनाता है और उसको लिखता है। तो दूसरे स्थान या देश की यात्रा करना बहुत सुखद प्रसंग होता है। यात्रा के दौरान हर दिन बल्कि कहें हर घंटे में कहानी तैयार हो सकती है। सही बात है, आप लोग भी यात्रा करते हैं, आप लोग भी कहीं जाते हैं, तो उसको अगर अपना सब्जेक्ट बनाएंगे, कोई कहानी लिखेंगे, कोई उपन्यास लिखेंगे तो आसानी से लिखा जा सकता है। ऐसे ही अपने देश से यात्रा वर्णन का माध्यम गद्य होता है। क्या होता है यात्रा वर्णन का माध्यम, अर्थात यात्रा करते हुए जब हम आते हैं और यात्रा करते रहते हैं तो हम अपने विषय वस्तु जो बनाते हैं, तो उस विषय वस्तु का माध्यम क्या होगा, कविता होगा कि गद्य होगा, बताइए तो। गद्य ही होगा। हाँ, गद्य होगा, क्योंकि गद्य जो है क्या होता है, बहुत शीघ्रता से आपको अपनी दुनिया, अपने परिवेश के निकट ले जाता है। सही बात है। कविता में अगर लिखा जाए, है ना, कविता में लिखा जाए तो उसको अगर समझने के लिए टाइम लगेगा, उसमें क्या चीज है, और कोई लिखेगा भी नहीं, जल्दी से लिख भी नहीं पाएगा। तो उन चीजों को आप कहीं पर जाते हैं, किसी चीज को लिखते हैं तो गद्य के माध्यम से उसको लिखेंगे, समझेंगे भी तो गद्य के माध्यम से समझेंगे, फिर उसके बाद भले बाद में कविता को देखेंगे, पहले गद्य को देखेंगे। अर्थात ये जो यात्रा वृतांत है वो गद्य, क्या कहना चाहिए, गद्य की एक विधा है। तो इस यात्रा वृतांत से कई सारे साहित्यकारों ने, हमारे हिंदी साहित्यकारों ने भी यात्रा वृतांत पूर्वक अपने मैंने कई सारे उपन्यास लिखे हैं। तो ऐसे ही इसमें बताया गया है कि वहाँ वर्णन, यात्रा वर्णन का माध्यम गद्य होता है, जिससे हम शीघ्रता से अपनी दुनिया, अपने परिवेश को के निकट पहुंचते हैं। गद्य के कारण उन चीजों में रस लेने लगते हैं जो दैनिक व्यवहार की है और गद्य की अनुपस्थिति में महत्व भी नजर आती है। अर्थात गद्य का होना आवश्यक है और गद्य के द्वारा ही हम किसी भी चीज को आसानी से प्रकाशित कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ये बताया है। फिर उसके बाद बताया है पूंजी का प्रसार एवं यात्रा वर्णन क्या है। यह वह समय था, उस समय जहां पर मैंने प्रारंभिक अवस्था में, जहां पर मैंने क्या बताया पहला कि विश्व में, है ना, विश्व में पूंजी और क्या बताया, विकास, अधिक से विकास हो रहा था, इसलिए उस समय वहाँ के साहित्यकार वहाँ पे उपन्यासों की रचना की। तो क्या है इसमें, देखो, पूंजी के प्रसार और यात्रा वर्णन की ओर, पूंजी का प्रसार एवं यात्रा वर्णन में यह वह समय था जब गांव और कस्बे में उत्पादन की इतनी वृद्धि हुई थी कि बिल्कुल नए ढंग से वस्तुओं का व्यापार शुरू हुआ। न केवल एक देश के भीतर विभिन्न शहरों और इलाकों के बीच भी, बल्कि विभिन्न देशों के बीच भी व्यापार होने लगा। अर्थात उस समय इतनी अधिक पूंजी थी उनके पास विश्व में, वहां पर
फिर वहां पे क्या पूंजी और विकास थे, इसलिए उन्होंने भी अपने चलाए तो की। तो उस समय क्या हुआ था, उस समय का समय ऐसा था कि जब गांव और कस्बे में उत्पादन में वृद्धि हो रही थी, उन्होंने अधिकाधिक चीजों का उत्पादन कर रहे थे और उसको माने दूसरे देश की ओर भेज रहे थे, विभिन्न शहरों और इलाकों के बीच, बल्कि विभिन्न देशों के बीच। इसी समय एक निश्चित भौगोलिक इकाई के रूप में देश विकसित होना आवश्यक है। जब जिस देश में अधिक माने उत्पादन होगा, अधिक उसमें माने वृद्धि, उत्पादन में आय में वृद्धि होगी, तो निश्चित रूप से वो देश उतना ही विकसित होगा। तो ये जो विश्व जो था, इसमें जो बताया गया है, विश्व में हिंदी उपन्यास की अवधारणा जो बताया जा रहा है, तो वहां पर पूंजी यथेष्ट था और वहां पे विकास भी हो रहा था। यही बातें बताई गई है उसमें। राजा अपनी नीतियां यह देखकर बनाते थे कि उत्पादकों व्यापारियों के हित में क्या है। उधर उत्पादकों व्यापारियों की अत्यधिक विकासशील, उत्साहित और कल्पना प्रवण बना दिया। अर्थात उनके ऐसे साहित्यकार हुए जिन्होंने इनको अपना विषय वस्तु बनाया। उसके बाद आएंगे हम इंग्लैंड का लोकतांत्रिक उभार और उपन्यास। कठिन लग रहा है क्या? हेलो? नहीं मैम, अब हाँ, आसान वो लग रहा है। आसान लगेगा। पूरे पॉइंट को देखना, देखो पूरे पॉइंट को टच करते हुए पीरियड खत्म करना है ना। बहुत कम समय है, इसे धीरे धीरे करके मैं आगे बढ़ रही हूँ। इंग्लैंड का लोकतांत्रिक उभार और उपन्यास। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उक्त पूंजी के प्रसार के परिणाम स्वरूप उसी के प्रेरणा पाकर इंग्लैंड में राजनीतिक क्रांति हुई और उसने पूरी व्यवस्था को पूरी तरह से तहस नहस करके एक नई विवेकवान और मनुष्य केंद्रित व्यवस्था की नींव डाली। इस क्रांति को इसमें क्या हुआ था, इसमें आए थे इंग्लैंड के राजा और व्यापारी वर्ग के बीच धीरे धीरे इतना मनमुटाव हो और विरोध बढ़ गया था कि खुली लड़ाई के सिवा कोई चारा न था। अर्थात उनमें लड़ाई होने लगी, मनमुटाव होने लगा और क्रांति के दौरान पूरा इंग्लैंड दो भागों में विभाजित हो गया। एक तरफ राजा चार्ल्स प्रथम और उसकी फौजें थी, तो दूसरी तरफ ऑलिवर क्रॉमवेल की देखरेख में उनकी फौजें और आम जनता थी। तो ये जो मैं जो देख रही हूँ ना किताब में, जो अंडरलाइन किया गया है, आप लोग भी घर में जाकर के मैंने अपने पास जब फ्री रहेंगे तो उसको अंडरलाइन करना। जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उन चीजों को आपको अंडरलाइन करना है और उसी के आधार पर आपको। हाँ हाँ मैम, इंग्लैंड का हाँ, कौन से उपन्यास बोले? इंग्लैंड का बता रही हूँ ना, आगे आगे चल के बता रही हूँ ना, उपन्यासकार के नाम और उपन्यास का नाम है ना। तो इसमें जी। दो दो क्या मैम बात है, अभी कौन सा आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं मैम? फिर लेट भारतीय हो गई क्या? नहीं मैम, हाँ? जुड़े तो बहुत देर से, लेकिन हमें ये नहीं पता चल पा रहा है कि आप पढ़ा कौन सा टॉपिक रहे हैं। विश्व में उपन्यास साहित्य विश्व, की। ठीक ठीक ठीक। हाँ, विश्व में ना, आपका किताब है ये, उपन्यास स्वरूप और विकास, उसमें विश्व साहित्य में उपन्यास। माने हमारे साहित्य में तो है, भारतीय साहित्य में है, किंतु विश्व साहित्य में भी, अर्थात हमारे भारत के साहित्यकार जो है उन्होंने अपने साहित्य की रचना की, उन्होंने उपन्यास लिखा। लेकिन इसके दौरान ये भी देखा गया, हम तो लिख रहे हैं, अन्य देश भी तो लिख रहा होगा ना, अन्य जो दूसरा देश भी है वो भी लिख रहा होगा। तो वहां पर इंग्लैंड पर, वहां पे कहना चाहिए फ्रांस में, अमेरिका में, यूरोप में भी, वहां पे भी कई साहित्यकार हुए और उन्होंने भी अपने साहित्य की रचना की। पर उनके पास यथेष्ट पूंजी और विकासशील देश होने के कारण सहूलियत था उनको लिखने के लिए। हमारे भारत देश में पूंजी उतना नहीं था उस समय और इसलिए उसका विकास धीरे धीरे हुआ। लेकिन पहले वो यूरोप से यहाँ आया, ये यूरोप का ही है, यूरोप में ही इसका उदय हुआ है उपन्यास का। आप समझ में आया? तो उपन्यास विश्व में, ये मान के चलिए ना भाई, हमारे भारत देश में हमारे भारतीय साहित्यकार जितने भी हैं, कोई उपन्यास लिख रहा है, कोई कहानी लिख रहा है, कोई साहित्यकार है, पूरा आ जाता है उसमें। तो उसी प्रकार से हमारे देश में जब है तो विदेश में भी तो होंगे ना, होंगे कि नहीं होंगे? विदेश, जैसे हमारे देश में यहाँ पे डॉक्टर है, हमारे देश में इंजीनियर है, हमारे देश में साहित्यकार है, तो वैसे ही तो विदेश में भी तो है ना, विदेश में भी साहित्यकार है, विदेश में भी डॉक्टर्स हैं, विदेश में भी इंजीनियर है, विदेश में भी जो हमारे हैं यहाँ है। तो यहाँ का क्या होता है, हम भारतीय संस्कृति को लेकर हम जी रहे हैं। भारतीय संस्कृति में जो लिखा जाता है हमको समझ में आता है, पर ये क्या कर रहे हैं, उनकी संस्कृति के ऊपर लिख रहे हैं, अपनी संस्कृति को लेकर वो लिखते हैं। वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे युद्ध हुआ है तो युद्ध के बारे में लिखेंगे वो लोग। वहां पे जो घटनाएं घटी है उस घटना को अपना मैंने उपन्यास का आधार बना लिया है। तो उनका उपन्यास और हमारा उपन्यास, लेकिन उपन्यास है, इतना समझ में आ रहा है ना। भारतीय उपन्यास भी और विदेश के उपन्यास, विश्व का उपन्यास, तो उन लोग भी लिखे हैं तो हम लोग भी लिखे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम भारत के रहने वाले हैं, भारत की संस्कृति को ग्रहण करते हैं, भारत की किसी भी घटना को, किसी भी चरित्र को, किसी को भी आधार बना करके हम कहानी, उपन्यास, नाटक लिखते हैं। ठीक उसी प्रकार विदेश में रहने वाले लोग हैं, विदेशी संस्कृति, वो लोग अपनी संस्कृति को ग्रहण करेंगे, अपने रीति रिवाज को ग्रहण करेंगे और वहां पे जो घटनाएं होंगी, वहां पे जो चरित्र होंगे, वहां पे जो कुछ
बातें होंगी, उसी को उन लोग आधार बनाकर उपन्यास लिखेंगे। इतना अंतर आप आसानी से समझ लेंगे तो आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा। आप कहेंगे विश्व में उपन्यास क्या है मैडम, डर लग रहा है, ऐसा नहीं है। हम जैसे लिखते हैं, हमारे भारतीय साहित्यकार जैसे भारत में लिखा है, वैसे ही विदेशी साहित्यकार विदेश में लिखते हैं। और उनको हमको मैंने जानना है, हमको इस पुस्तक के माध्यम से उपन्यास उद्भव विकास जो स्वरूप और विस्तार जो दिया गया है, इसमें एक चैप्टर आपका ये जोड़ दिया है, एक इकाई इसमें जोड़ दी गई है कि हमारे यहाँ के बच्चे जो हैं, भारत के बच्चे हैं, इनको भी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि हमारे साहित्यकार जैसे उपन्यास लिखते हैं, वैसे ही विश्व के साहित्यकारों ने भी उपन्यास लिखा। तो किस प्रकार का उपन्यास लिखा, क्या लिखा, बस उसको जानना है। अब समझ में आया आप लोगों को? समझ में आ गया आप लोगों को? जी मैम। हाँ, तो उन लोग जी जैसे मैम। लिख रहे हैं हम भी वैसे लिखेंगे, है ना। तो हमारी संस्कृति में शादी रीति जो है, शादी इत्यादि है, कहना चाहिए पर्व इत्यादि हैं, उसके ऊपर त्योहार इत्यादि जो है, संस्कृति जो है हमारी, उस पर हम लिखेंगे। हम उसमें रच गए हैं, रम गए हैं, बस गए हैं, क्योंकि हम भारतीय संस्कृति को ग्रहण करने वाले हैं। तो हमको वो आसानी से समझ में आता है। कोई भी जैसे गोदान जैसे हम लोग की संस्कृति में है, गाय को शुभ माना जाता है ना, गाय को शुभ माना जाता है। गोदान इत्यादि जो है, गाय का दान करना चाहिए, ये भी बताया गया है। तो हमारी संस्कृति में वो है, तो इसलिए हमने उसको आधार बनाया। प्रेमचंद जी ने उसको आधार बनाया, उसको अपना विषय वस्तु बनाया और समझाया। पर उनके में नहीं है, विदेशी संस्कृति में गाय पालना कोई ये नहीं है उनके लिए, कोई मूल्य नहीं रखता उनकी जिंदगी में। गाय पालना क्या है, क्या करना चाहिए, कोई भी उसको मूल्य, पूजा करना क्या है। हम अपने धर्म को हम मानेंगे, हिंदू धर्म को हम मानेंगे, किंतु उनका धर्म कुछ और है, उन लोग अपने धर्म को मानेंगे। तो हमको बस जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हम भारत के छात्र हैं, यहाँ के छात्र हैं, भारतीय संस्कृति को ग्रहण करने वाले छात्र हैं। तो हमको भी जानना है ये कि उन लोग कैसे लिखते हैं, उनका उपन्यास, उनका सब्जेक्ट कैसा होता है, उन्होंने कैसा लिखा। हमने लिखा जैसे हम सरल शब्दों में जो लिखते हैं, जैसे कि गोदान लिखा है प्रेमचंद जी ने, समझ में आ गया गोदान यानी क्या है, प्रेमचंद जी राइटर है। ऐसे ही इनका राइटर का नाम भी आपको अटपटा लगेगा, क्योंकि वहां के नाम वैसे हैं, वहां के लोगों का नाम वैसे है, तो उनको वो अटपटा नहीं लगता, पर हमें अटपटा लगेगा। किंतु हमको पढ़ना है, हमको जानना है उस बारे में कि ऐसे साहित्यकार विदेश में रहते थे और उन्होंने साहित्य की जो रचना करते थे, उनका साहित्य भी ऐसा था। तो ये सभी जानना आवश्यक है। जैसे एक गद्य कृति है, इंग्लैंड की क्रांति के दौरान पूरी तरह सक्रिय एक लेखक, विचारक, प्रचारक एक था, उसका नाम क्या था मालूम है? जॉन बनियन। जॉन बनियन। देखो हमारे यहाँ क्या बोलोगे आप? बोले कि क्या है मैडम, समझ में नहीं आ रहा है। पर एक व्यक्ति था इंग्लैंड की क्रांति के दौरान पूरी तरह सक्रिय एक लेखक, विचारक, प्रचारक आया था। उस व्यक्ति का नाम था जॉन बनियन। नाम देखो, है ना, जॉन बनियन। आप बोलेंगे क्या चीज है मैडम? कोई डरने की बात नहीं है, राइटर का नाम है। तो आप इसलिए तो मैं कह रही हूँ ना, एक मैंने नोट कॉपी लीजिए, और उस कॉपी में एक साइड में आप साहित्यकार का नाम लिखिए, तो दूसरी जगह उसके साहित्य रचना का, उनके कृतित्व का, एक जगह उनका नाम रहेगा और कॉलम कर दीजिए, बीच में लाइन खींच दीजिए, एक जगह पे उनका नाम लिख दीजिए साहित्यकार का, तो दूसरे कॉलम में आप उसके साहित्य रचना, क्या क्या रचना लिखा है वो करेंगे आप, और रोज एक बार उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, तो आसानी से समझ में आएगा। क्योंकि अगर ये वाला पेपर जो है, इसमें आप क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे ना, तो उस नाम को भी उसमें अंकित करना है। ऐसे खाली मैंने ऐसे यहाँ वहां से लिख देना, ऐसा संस्कृत था, वहाँ पे पूंजी अधिक थी, वहाँ पे विकासशील देश होने के नाते वहाँ पूंजी अधिक थी, इसलिए वो बेधड़क पूरा मैंने लिखते चले जा रहे थे, उन पूंजी की कोई मैंने कहना चाहिए कमी नहीं थी वहाँ पे। ऐसा लिखते जाएंगे तो कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं बनेगा। कब बनेगा क्वेश्चन का आंसर? वहां के साहित्यकार, कहाँ का, जैसे कि इसमें बताए इंग्लैंड का साहित्यकार, नाम था उसका जॉन बनियन। तो उन्होंने क्या लिखा? एक उपन्यास लिखा है, क्या, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। देखो आप नोट करना, इसको पुस्तक में दिया है आपका। और ये जो किताब आपको मिला है ना, बहुत अच्छा है। ये जो किताब आपको इग्नू से मिला है, बहुत अच्छा है, इसमें बहुत सुंदर तरीके से दिया है, और इसका बाहर से कुछ और तो मिल नहीं रहा है। अगर आपको कहीं से मिलता है मटेरियल तो उसको भी जोड़िए। मेरे ख्याल से यही किताब बहुत अच्छी है आपके मैंने उसके लिए कहना चाहिए, आपके एग्जाम के लिए। तो वैसे करना। तो देखो इसका नाम क्या बताया है? जॉन बनियन। जॉन बनियन। और उसके राइटर का नाम है, मैंने पुस्तक लिखा है उसने, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। ये उसके पुस्तक का नाम है। आपको को पढ़ने से उपन्यास का सा आनंद मिलता है। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस में इंग्लैंड का ग्रामीण समाज वर्णित है। देखो इन्होंने क्या किया है, पिलग्रिम्स, ये नाम क्या बताया मैंने? जॉन बनियन। इनका लिखा हुआ किताब है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस।
उसका शीर्षक है, माने उसका माने उपन्यास का नाम है। और उस उपन्यास में उन्होंने इंग्लैंड की ग्रामीण जनता, ग्रामीण समाज, इंग्लैंड के ग्रामीण समाज का उसने वर्णन किया है। अब समझ में आया कि नहीं? आप देखो, डरना नहीं, आपको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, उसको समझिए उस चीज को और सुनिए, मेरी बात सुनिए। तो मैंने जो कह रही हूँ ना, मैं वैसे आप कीजिएगा। उसमें एक साइड में आप लिखते जाइए उसके राइटर का नाम और दूसरे साइड पर उनका कृतित्व क्या क्या लिखा उन्होंने, और उसको याद करते जाइए। और हो सके तो कोड वर्ड टाइप का उसको याद कीजिए। बनियन, जैसे जान बनियन, जा और पी याद कर लीजिए, जा और पी। तो जा से याद है जॉन है, जॉन बनियन, तो जॉ याद करेंगे, उसके बाद पी याद करेंगे तो फट से याद आ जाएगा आपको जॉन बनियन का कृतित्व जो है वो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है। ऐसे कोड वर्ड करके याद करेंगे तो जल्दी याद आएगा आपको। ऐसे पहले लिख लेना एक साइड में जॉन बनियन, और उसके साहित्य का उसका जो रचना है उसका नाम है पिलग्रिम्स। तो उसको कोड वर्ड टाइप का, इसका फर्स्ट और उसका फर्स्ट, माने राइटर का फर्स्ट जो अक्षर है जॉ, और उसका जो साहित्य जो उसने लिखा है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, तो पी याद कर लीजिए। आपको फटाफट याद होते चला जाएगा। देखना याद हो जाएगा, बाद में फिर आप मुझे कहना मैडम सही ने, आप ठीक ने, आपने सही बताया, हमको वैसे ही याद आया और याद करते गए। बड़ा नाम है और अटपटा नाम लगता है, थोड़ा सा समझने में टाइम लग रहा है, पर डरने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आप लिखेंगे उसमें क्या लिखा है कि ग्रामीण समाज का वर्णन है, जहाँ गाँव की पगडंडियां हैं। पगडंडियां मालूम है ना, जहाँ चलते हैं, जहाँ पे पैदल चला जाता है वहां पे पगडंडी बन जाती है, बनती है कि नहीं। हम भारतीय साहित्य वालों, भारतीय संस्कृति को, भारतीय समाज में रहने वाले लोगों को हमको समझ में आता है क्या आता है, जहाँ पे पैर, फुटपाथ जैसे कहा जाता है, फुटपाथ वो फुटपाथ फिर मैं नहीं कह रही हूँ, सड़क के साइड में चलाता है उसको फुटपाथ भी कहा जाता है, तो वो नहीं कह रही हूँ। ग्रामीण जगह की बात मैं कह रही हूँ। गाँव में जब खेत में जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, या मैदान में जा रहे हैं तो मैंने चौड़ा रास्ता भी रहता है, वहां पे चौड़ा रास्ता भी रहता है, वहां जहाँ से गाड़ी इत्यादि भी जा सकता है, किंतु एक चलने वाली रास्ता जिसको कि पगडंडी कहा जाता है ना। आपने देखा भी है, हमारे भारत देश में रहते हुए आपने देखा भी है, जिस मैंने हम देखना जहां से हमेशा लोग आते जाते रहते हैं वहां घास भी नहीं उगती है ना, देखना ना आप, घास इधर उधर उगा रहता है, उसको देखना आप। तो जहां से हमेशा जाते जाते उसमें पगडंडी बन जाती है, निशान बन जाता है, रास्ता बन जाता है, उस रास्ते को कहा जाता है पगडंडी, पैरों से चलने वाली रास्ता, वो है पगडंडी उसमें। तो पगडंडी और कच्चे घर, मेले हैं, नाचते गाते लोग हैं, और जीवन की बेहद सादगी भी है। अर्थात वहां का कच्चा घर बताया, गांव की संस्कृति का, गांव के समाज का वर्णन, गांव को उन्होंने विषय वस्तु बनाया है, गांव के समाज को उन्होंने विषय वस्तु बनाया है। इंग्लैंड की बात कह रही हूँ, इंग्लैंड के एक गाँव है, तो वहां के एक राइटर है जॉन बनियन करके, उन्होंने लिखा है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। और उन्होंने अब देखो, नाम तो जान लिए आप, साहित्यकार का नाम जान लिए है ना, और रचना का नाम जान लिए, लेकिन उस रचना में क्या है वो भी जानना आवश्यक है। तो उसको जानने के लिए क्या बताया है लेखक ने कि इंग्लैंड के ग्रामीण जनता इंग्लैंड के ग्रामीण जनता की बातें उसमें बताई गई है। गांव की पगडंडियां हैं, कच्चे घर हैं, मेले हैं, नाचते गाते लोग हैं, और जीवन को बेहद सादगी से जीने वाले लोग हैं। तो इनके ऊपर उन्होंने अपना उपन्यास लिखा है। और देखो इसमें बताया, दुनियावी आकर्षण और सादगी के माहौल के बीच घिरा नायक मुक्तिकामी यात्रा के लिए निकला है। उसका नाम है, देखो इसमें मुक्तिकामी बताया है, कुछ अपने भारतीय टाइप का लग रहा है वो, लेकिन नाम वहां का है मुक्तिकामी। उस पात्र का नाम मैंने बताया ना। उपन्यास की रचना करने के लिए वहां पे एक घटना की आवश्यकता होती है, एक स्टोरी की आवश्यकता होती है। उस स्टोरी में फिर होते हैं पात्र, फिर होते हैं संवाद, फिर होते हैं देश काल वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य होते हैं। तो वैसे हमने क्या देखा, एक साहित्यकार का नाम देखा, एक जगह का नाम देखा। उसमें उन्होंने क्या किया कि वहां के इंग्लैंड के एक ग्रामीण जगह है, वहां के समाज की उन्होंने वर्णन किया है, वहां के रीति रिवाज, वहां की वेशभूषा, वहां का खान पान, वहां की सादगीपूर्ण जिंदगी को उन्होंने अपना आधार बनाया है। और वहां पे निश्चित रूप से एक नायक होगा, है ना, निश्चित रूप से एक नायक होगा। उस नायक का नाम उसने रखा है मुक्तिकामी है, जो कि यात्रा के लिए निकला है, यात्रा के लिए वो निकला है मुक्तिकामी। और बनियन उसके पूरे उत्साह से वर्णन करते हैं। उसकी यात्रा में कई तरह की बाधाएं आती है, कई लोग उसको धोखा देने और बरगलाने की कोशिश करते हैं। बनियन इन लोगों का भी बहुत सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है। गद्य में खींची हुई मानव व्यवहार की इन तस्वीरों से इंग्लैंड का पूरा परिवेश एक साथ जीवंत हो उठा है। अर्थात देखो, ये जो था, कौन था,
बनियन जो था ये यात्रा कर रहा था और इसको कई लोग बहुत खराब समझ भी रहे थे, उसको धोखा देने वाले कह रहे थे, बरगलाने वाला व्यक्ति कह रहे थे, उसको कोशिश कर रहे थे। किंतु क्या किया बनियन ने, उसका सच्चा चित्र उसमें खींच डाला है अपने उस उपन्यास में, जिसमें कि वहां की जीवन शैली, वहां के रहने वाले लोग, वहां के रीति रिवाज, वहां की जो परंपराएं हैं, वो सभी को उन्होंने अपने इस उपन्यास में लिखा। किस उपन्यास में लिखा? उस उपन्यास का नाम है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, जिसने लिखा है बनियन ने लिखा है इसको। कौन सा बनियन? जॉन बनियन ने लिखा है। कौन बनियन? जॉन बनियन ने इसको लिखा है। अब समझ में आया? तो जैसे कि इसका मतलब ये है, देखो जैसे कि बनियन ने ये लिखा, उसका हेडिंग उसने दिया पिलग्रिम्स प्रोग्रेस और इन्होंने सब्जेक्ट बनाया इंग्लैंड के ग्रामीण समाज। जैसे कि हमारे भारत देश में प्रेमचंद जी हैं, उन्होंने अगर निर्मला लिखा, उन्होंने निर्मला लिखा, तो निर्मला में क्या लिखा? निर्मला में अनमेल विवाह के बारे में बताया कि भारतीय संस्कृति में ऐसा है जो कि कटु सत्य है, दहेज प्रथा के कारण क्या होता है, वो सब्जेक्ट जैसे प्रेमचंद जी ने निर्मला को बनाया, ठीक उसी प्रकार से इन्होंने जॉन बनियन ने बनाया इंग्लैंड के ग्रामीण समाज को। अब समझ में आया? समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। हाँ हाँ, ऐसे ही आप लोग उसको समझेंगे। तो वो उसको बनाया उन्होंने और उस प्रकार से गद्य में खींची हुई मानव व्यवहार की तस्वीरों का पूरा वर्णन, इंग्लैंड का पूरा परिवेश एक साथ जीवंत हो उठा। तो ये उनका, इसको भी नोट करेंगे आप लोग घर में। मैंने बताया ना, जो जो कहते जा रही हूँ घर में नोट करते जाइए, खाली टाइम पे इसको, खैर आपके पास भी टाइम नहीं होगा, 3-3 क्लास एक दिन में हो रहा है आप लोगों का। तो ये लेकिन आप लोग लकी हैं इस चीज के लिए कि जैसे भी हो, कोरोना पीरियड हो या कुछ भी हो, आप लोग के लिए रेगुलर आप लोग का क्लास हो रहा है। पहले संडे के संडे होता था, तो रेगुलर हो रहा है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को याद होना चाहिए, जल्दी जल्दी समझ में आना चाहिए। तो थोड़ा सा उसको नोट करते जाएंगे तो कोई भी कठिन नहीं होगा। ठीक है? हेलो हेलो जी मैम। जी हाँ नोट कर रहे हैं मैम। जी मैम। नोट कर रहे हैं मैम। हाँ वैसे नोट करते जाइए आप, तो समझ में आएगा। फिर आएगा रॉबिन्स क्रूसो। हाँ, किताब का नाम लिख के फिर वो किसके बारे में लिखा है वो लिख बस दिए बस और इसका नायक हाँ, कहानी है। नायक लिख देंगे और उसका सब्जेक्ट क्या है ना, वो सब तो लिखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बारे में लिखे ना मैम। आपका असाइनमेंट क्वेश्चन भी निकल चुका है, देखेंगे आप लोग। आप लोगों का जो अभी परीक्षा देंगे उनके लिए नहीं बोल रही हूँ, जो बाद में देंगे एग्जाम उनका भी कह रही हूँ कि एग्जाम में मैंने आपका असाइनमेंट क्वेश्चन निकल चुका है। इसमें ये दिया है, ये वाले पेपर में क्वेश्चन दिया है, शायद लग रहा है, मैंने देखा तो नहीं, थोड़ा बोल रहे थे, सुनने में आया है कि आ गया है। तो उसके बाद आएंगे रॉबिन्स क्रूसो। ये भी मैंने रॉबिन्स, अब देखो इनका नाम क्या है, रॉबिन्स क्रूसो, ठीक है। और ये भी यात्रा विवरण, यानी यात्रा को, वृतांत को इन्होंने अपने कहानी का माध्यम बनाया है। तो डेनियल डुफो का उदाहरण लीजिए, उनकी प्रसिद्धि पुस्तक नाम है रॉबिन्स क्रूसो। रॉबिन्स क्रूसो यात्रा विवरण है। और फिर एक व्यक्ति है डेनियल डिफो, डेनियल डिफो नाम है और पुस्तक का नाम है रॉबिन्स क्रूसो। प्रसिद्ध पुस्तक उनका नाम है डेनियल डिफो, डेनियल डिफो, और पुस्तक का नाम है रॉबिन्स क्रूसो। यह पुस्तक उपन्यास है, यद्यपि डिफो ने उसे उपन्यास लिखने के उद्देश्य से न लिखा। डिफो का जन्म हुआ था 1660 में और क्रांति समाप्त होने के 12 साल बाद डिफो भी एक साधारण परिवार में जन्मा था। मेहनत के बल पर पढ़ने वाले डिफो ने दुकानदारी का छोटा मोटा व्यापार किया और परिवर्तनकारी और परंपरा वादियों दोनों की नौकरी की सरकारी जासूस की तरह काम किया और जीवन में आगे चल करके बहुत सारा काम किया। ये देखो पुस्तक का नाम है क्या, पुस्तक का नाम क्या बोला, रॉबिन्स क्रूसो। लिखा है राइटर ने डेनियल डिफो, पुस्तक में दिया है आपका। तो इन्होंने क्या किया कि स्वतंत्र मैंने क्रांति समाप्त होने के बाद 12 साल बाद डिफो ने एक साधारण परिवार में जन्म लिया था। और क्या 60 वर्ष का था रॉबिन्स क्रूसो तब जब लिखा, ये 60 वर्ष का था जब इन्होंने लिखा रॉबिन्स क्रूसो, तो उनकी उम्र थी 60 वर्ष की। और उन्होंने क्या लिखा, तब तक उन्होंने अनुभव जीत के इस पुस्तक का पूरा नाम दिया था द लाइफ एंड स्ट्रेंज सरप्राइजिंग एडवेंचर्स ऑफ रॉबिन्स क्रूसो। देखो कितना बड़ा हेडिंग रॉबिन्स क्रूसो करके दे दिया है, लेकिन पूरे जो देख रहे हैं आप, कैसा लगता है, देखो ये कैसा लग रहा है, तो ध्यान दे तो ऐसा लगता है कि किसी का जीवनी होगा ये, है ना। क्या नाम दिया है देखो पुस्तक में, इसको देखना, उतारना आप, हाँ इसको नोट करना आप घर में जाकर, घर में नोट करना उस चीज को। उसके राइटर का नाम है डेनियल डिफो
और लिखा है रॉबिन्स क्रूसो तो लिख दिया है कि इसका पूरा नाम है द लाइफ एंड स्ट्रेंज सरप्राइजिंग एडवेंचर्स ऑफ रॉबिन्स क्रूसो ऑफ यॉर्क मैरिनर, पुस्तक का नाम दिया है। नाम पर ध्यान तो यह कृति क्या लगता है, अजीबोगरीब लगता है ना। एक जीवनी है, ये आत्मकथा है कि क्या चीज है, किंतु ये एक उपन्यास है। और इस पुस्तक में वो क्या था, एक माने बहुत परिश्रमी लड़का था, बहुत ही परिश्रमी व्यक्ति था वो, बहुत ही परिश्रमी व्यक्ति था वो। और वो क्या था, वो कहना चाहिए उनके नाम पर लिखा हुआ है। तो जीवनी भी अजीबोगरीब व्यक्ति की है जो अनोखे साहसिक अनुभवों से गुजरा है, जो यॉर्क का निवासी है, यॉर्क का निवासी है वो, और नाविक रहा है ना, नाविक, नाव खेलने वाला नाविक रहा है। उन दिनों देश विदेश घूमने वाले व्यक्ति के लिए नाविक होना आवश्यक था। दूसरी चीज है, डीफो पुस्तक को वास्तविकता का जामा पहचानना मतलब पहनाना चाहता था और सीधा पाठकों पर प्रभाव डालना चाहता था। इसलिए उन्होंने ऐसे रॉबिन्स क्रूसो में एक ऐसे निर्जन द्वीप का वर्णन है जहां क्रूसो नाम का एक नाविक पहुंचता है, अर्थात वहां पे किसका वर्णन है, ये भी यात्रा वृतांत है। तो यात्रा वृतांत के अंतर्गत उसमें क्या क्या है, रॉबिन्स क्रूसो में एक निर्जन द्वीप का वर्णन है। पहले वाले में हमने देखा इंग्लैंड का जो बनियान था, उन्होंने क्या लिखा है, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस में लिखा ग्रामीण समाज है ना, इंग्लैंड के ग्रामीण समाज का वर्णन किया है। किंतु इन्होंने क्या वर्णन किया है, एक द्वीप का वर्णन किया है, एक निर्जन द्वीप का वर्णन किया है। वहां द्वीप में क्या था, वो सभी चीजों को उन्होंने अपनी विषय वस्तु बनाया है और लिखा है। फिर अंग्रेजी उपन्यास के बारे में बताया गया है। इसमें अंग्रेजी उपन्यास और 18वीं सदी बताया है। अंग्रेजी उपन्यास के इतिहास में सबसे प्रथम महत्वपूर्ण नाम है हेनरी फील्डिंग का। अंग्रेजी उपन्यास जिन्होंने पहला लिखा है, पहले उनका जो स्थान है वो व्यक्ति का नाम है हेनरी फील्डिंग। उन व्यक्ति का नाम है हेनरी फील्डिंग। और फील्डिंग पेशे से मजिस्ट्रेट थे। अब देखो वो क्या थे, एक मजिस्ट्रेट थे और कानून तथा सामाजिक व्यवहार की जटिलताएं समझते थे। उनका नैतिक पक्ष का ज्ञान भी गहरा था। फील्डिंग की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि बिल्कुल अलग ढंग से विचारक थे और समाज के साथ साथ राजनीति के भी तीखे आलोचक थे। वो क्या थे, राजनीति के भी एक तीखे आलोचक थे, राजनीति पर भी आलोचना करते थे, वो एक आलोचक थे और एक मजिस्ट्रेट थे। और फील्डिंग को लेखन के लिए उन्होंने इन सभी चीजों ने, अर्थात इन सभी राजनीतिक जो आलोचना इत्यादि, इन सभी चीजों ने उनको प्रेरित किया उपन्यास लिखने के लिए। और उसके बाद में फील्डिंग के भीतर बैठे रचनाकार को ऐसी विधा की जरूरत थी जो पाठक को झकझोरती है, उसके दृष्टिकोण को बदलती है, उसके दृष्टिकोण को जैसे बदल देना, झकझोर देना, सोते से जगा देना, ये सभी जो भावनाएं हैं उनको लगा वैसे ही लिखना चाहिए। और लेकिन कौन सा किस वर्ग का है पाठक, ये सवाल फील्डिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण लगता था। फील्डिंग ने इस प्रश्न पर गहराई से सोचा और यह फैसला किया उनका पाठक सामान्य जनता का विवेकवान और नैतिक सदस्य होगा। देखो उनका जो उपन्यास था, उनका जो विषय वस्तु था, उन्होंने क्या माना कि सामान्य जनता का विवेकवान और नैतिक सदस्य के ऊपर लिखा, उन्होंने अपना विषय वस्तु बनाया। फील्डिंग ने महसूस किया उपन्यास को न केवल सामान्य जनता की मानसिकता का प्रतिनिधि होना चाहिए बल्कि उसके सामान्य मनुष्य की साहसिकता और गरिमा का प्रतिबिंब भी कराना चाहिए। फील्डिंग ने यह सोचा और उन्होंने क्या किया, फिर महाकाव्य समाज की संपूर्णता को समर्थित मनुष्य के साहस और उसकी निर्भीकता की कहानी कहते थे। अर्थात इन्होंने अपने उपन्यास में मनुष्य की साहसिकता और उनकी निर्भीकता को लेकर के उन्होंने अपने उपन्यास की रचना की। उन्होंने अपने प्रथम उपन्यास जोसेफ एंड्रूस, ए में ऊपर बिंदी लगाएंगे, जोसेफ एंड्रूस की भूमिका में लिखा है उपन्यास। असल में हास्य महाकाव्य की कविता का गद्य लेखन है करके उन्होंने कहा। इनकी पुस्तक है, प्रथम उपन्यास है जोसेफ एंड्रूस। कोई कठिन नहीं है, कोई माने डरने वाली बात नहीं है, आसानी से हो जाएगा। फिर आएंगे फ्रांसीसी उपन्यास है। फ्रांसीसी उपन्यास में क्या हुआ कि 18वीं सदी में फ्रांस के भीतर काल्पनिक किस्सों और प्रेमाख्यानों का बोलबाला था। अब देखो क्या था इसमें, कौन सी सदी में, 18वीं सदी में। कहां पर, फ्रांस में, फ्रांस के भीतर काल्पनिक किस्सों, कल्पनातीत किस्सों, कल्पना करके लिखा गया किस्सा और प्रेमाख्यान, जैसे कि हमने हिंदी साहित्य जगत में पढ़ा प्रेमाख्यान।
प्रेमाख्यान कवि जैसे जायसी पढ़ा है ना, तो वैसे ही ये एक साहित्यकार थे। मैंने इस प्रकार के साहित्यकार हुए उस समय, कहाँ पर, फ्रांस में हुए। कौन थे, आगे आगे देख रहे हैं। 18वीं सदी में फ्रांस के भीतर काल्पनिक किस्सों और प्रेमाख्यानों का बोलबाला था। अर्थात उस समय का समय जब लिखा गया, उस समय क्या था कि वहां पर काल्पनिक किस्से और प्रेमाख्यान को बहुत से प्रयोग वहां के साहित्यकारों ने किया था। समाज के ज्यादातर लोग अशिक्षित थे और विशेषकर कस्बों और नगरों में जो व्यक्ति अक्षर ज्ञान रखते थे उनमें परिवेश को लेकर अधिक चिंताएं न थी। वे साहित्य को मनोरंजन की वस्तु मानते थे। जाहिर है मनोरंजन के लिए रहस्य, उत्सुकता, आश्चर्य आदि का, बाकी चीजों का उन्होंने महत्व उसमें दिया गया और उसको ही सब्जेक्ट बनाया। देखो उस समय फ्रांसीसी उपन्यास में जब उदय हुआ, फ्रांस में जब उदय हुआ उपन्यास का, तो उस समय, जिस समय उदय हुआ उस समय का समय क्या था, काल्पनिक किस्से सुनाए जा रहे थे, काल्पनिक किस्सों पर विश्वास किया जा रहा था, काल्पनिक किस्से रचे जा रहे थे और साहित्यकार लोग उसमें, मैंने ऐसा माहौल था, वहां का माहौल ऐसा था। प्रेमाख्यान माहौल था, प्रेम का माहौल था, प्रेम का वर्चस्व था, प्रेम का बोलबाला था। तो उन्होंने कैसे किया, वहां के लोग मैंने अशिक्षित थे, उनके लिए एक बताया है कि वहां नगरों, विशेषकर कस्बों और नगरों में जो व्यक्ति अक्षर ज्ञान रखते थे उनमें परिवेश को लेकर अधिक चिंताएं न थी। वे साहित्य को मनोरंजन की वस्तु मानते थे और मनोरंजन के लिए रहस्य, उत्सुकता, आश्चर्य आदि की बाकी चीजों से अधिक महत्व रखते थे। साथ ही प्रेमाख्यानों में कल्पना के प्रयोग की बहुत गुंजाइश रहती थी। उन्हें पढ़कर जिंदगी की कठिनाइयों का नजरअंदाज करने में सफल होते थे। अर्थात उनको पढ़ करके, उनको सुन करके उनका मनोरंजन होता था, ऐसे किस्सों को, ऐसे काल्पनिक किस्सों को और मनोरंजनात्मक किस्सों को। तो 18वीं सदी के दौरान इंग्लैंड से अलग फ्रांस के भीतर वैचारिक परंपरा के सामाजिक प्रवृत्तियों का प्रतिबिंब कम देखने को मिला। फिर भी तय था, फ्रांस में तर्कशीलता का उभार हो चुका था। वॉल्टेयर न केवल कवि, वहां उस समय देखो वॉल्टेयर, इसमें देखो वॉल्टेयर लिखा है, वॉल्टेयर एक कवि वहां पे हुए थे जो, जिनका नाम था वॉल्टेयर। नाटककार, इतिहासकार थे, जो एक नाटककार भी थे और इतिहासकार भी थे। अर्थात ये क्या थे, इन्होंने बल्कि दार्शनिक भी थे और क्या थे, देखो वॉल्टेयर करके इसको नोट करेंगे। फ्रांस के उसमें कवि में आएगा, नाम है इसमें, फ्रांस कवि कहा है उनको, लेकिन ये साहित्यकार थे, इतिहासकार थे, दार्शनिक भी था, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। कौन थे, वॉल्टेयर, वॉल्टेयर लिखा है, वॉल्टेयर, वॉल्टेयर, वो आधा ल टेयर, वॉल्टेयर न कवि थे, नाटककार, इतिहासकार थे, दार्शनिक भी। उनकी कृतियों में समाज पर टिप्पणी तो मिलती ही थी, प्रश्नों का विश्लेषण, समाधान भी मिलता था। उनके प्रसिद्ध उपन्यास का शीर्षक है कांदीद। देखो उनके वॉल्टेयर, वॉल्टेयर राइटर का नाम, और रचना है उनकी कांदीद। अब रचना में क्या है देखो, वॉल्टेयर से पूर्व मेरी मेडेलिन, वॉल्टेयर से पूर्व माने मेरी मेडेलिन, ये भी एक साहित्यकार, मेरी मेडेलिन नाम से एक उच्च वर्गीय महिला ने अनेक कथा कृतियां दी, जिनमें जिसको छपाया भी गया और उपन्यास का नाम दिया द प्रिंसेस ऑफ क्वीज। देखो एक महिला साहित्यकार थी, महिला साहित्यकार का नाम था मेरी मेडेनिल और इनकी रचना का नाम है, उपन्यास का नाम है द प्रिंसेस ऑफ क्विज। आप पुस्तक सामने में रखे हैं क्या, किताब सामने में रखे हैं तो अंडरलाइन कीजिए। द प्रिंसेस ऑफ क्विज आज भी प्रसिद्ध है और जिसका मुख्य मकसद था, क्या मकसद था, पाठकों को नए विचारों से अवगत कराना। जिनका पूरा मैंने मुख्य मकसद क्या था, उसी समय दिदरो साहित्यकार का नाम, दिदरो ने एक अत्यंत सार्थक उपन्यास लिखा, जैक्स दी फैटलिस्ट नाम से लिखा, जिसका मुख्य मकसद था पाठकों को नए विचारों से अवगत कराना। इसी प्रकार से इस फ्रांसीसी उपन्यास का उदय हुआ फ्रांस में और उन्होंने लिखा। उसके बाद आएंगे देखो स्टेंधाल और उपन्यास। स्टेंधाल ये भी एक उपन्यासकार है, नाम है इनका स्टेंधाल, उनका उपन्यास। स्टेंधाल और बाल्जाक की गणना यूरोप में महानतम उपन्यासकारों के रूप में होती है। दो उपन्यासकारों का नाम बहुत ही फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध है। उन उपन्यासकारों का नाम है स्टेंधाल, आधा स ते में बिंदी, स्टेंधाल और बाल्जाक। फारसी शब्द बाल्जाक, जैसे ज में बिंदी है नीचे
तो ये बाल्जाक की गणना भी यूरोप के महानतम उपन्यासकारों में होती है। दोनों ने अपने विशिष्ट ढंग से फ्रांसीसी जीवन के यथार्थ को चित्रित किया है। उनके उपन्यासों में तत्कालीन समाज अपने जीवंत रूप में प्रस्तुत हुआ है। स्टेनथाल ने हास्य के भीतर वर्णन किया है प्रयोग धर्मिता। और प्रयोग धर्मिता क्या है? वो है जो कि अपनी विशिष्ट प्रतिभा से ये परिणाम की तलाश करते हैं, अन्वेषण करते हैं। इसको ही कहा जाता है प्रयोग धर्मिता। किस प्रकार से? परिणाम निजी हित में हो सकता है, समाज और राष्ट्र के हित में भी हो सकता है। माने ऐसे प्रयोग धर्मिता अर्थात अपने से क्या करना, उसको ज्ञान द्वारा, ज्ञान प्राप्ति द्वारा उसके विशिष्ट प्रतिभा को नए परिणाम के रूप में तलाशना, वह है प्रयोग धर्मिता। तो इन्होंने ऐसा ही काम किया हास्य के भीतर। इस हास्य को उन्होंने अपना सब्जेक्ट बनाया। यह रचनाकार वास्तविक अर्थ में रचयिता अन्वेषक भी था। अन्वेषक यानी खोज करने वाला। पात्रों के तेवर कुछ इस तरह पकड़ता था कि अपने समाज की किसी खास व्यवहारगत प्रवृत्ति का मूल उदाहरण बन जाते थे। अर्थात इनकी रचना लिखा आपने, क्या लिखा है, क्या बताया? स्टेनथाल और बाल्जाक, इन्होंने क्या लिखा? फ्रांसीसी जीवन के यथार्थ को चित्रित किया है अपने उपन्यास में। अपने उपन्यास की विषय वस्तु बनाया है वहां के लोगों का, उनके वहां फ्रांसीसी जीवन के, जो फ्रांस के जीवन का जो सच्चाई है उस चीज को उन्होंने अपना आधार बनाया है। और स्टेनथाल बाल सुलभ मासूमियत और आश्चर्य के कायल थे। स्टेनथाल जो थे, स्टेनथाल वो बाल सुलभ बच्चों के ऊपर लिखते थे और ज्यादा उन्होंने रचनाएं की थी और इन्हीं चीजों के वास्तविक जीवन को पाना चाहते। तत्कालीन फ्रांस में संभव न था, इसलिए वे गुस्से से मैंने फूट उठते थे, ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है। और जीवन के भीतर गरिमा की अनुपस्थिति को रेखांकित करते थे। वो जीवन के भीतर किसके जीवन में कौन सा मैंने अच्छाई है, कौन सी गरिमापूर्ण बातें हैं, कौन सा अच्छा कार्य किया है, इन चीजों को वो अपना सब्जेक्ट बनाते थे और उन्होंने उपन्यास लिखा। बाल्जाक यथार्थवादी उपन्यास का स्वरूप इसमें बताया बाल्जाक का। तो ये देखो राइटर का नाम अटपटा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? स्टेनथाल, बाल्जाक, इसको आप याद करना, इसलिए मैं कह रही हूँ ना, उसको लिखते चले जाना तो जल्दी जल्दी आपको याद होगा। बाल्जाक और यथार्थवादी उपन्यास के स्वरूप है। बाल्जाक के औपन्यासिक चित्रण की कथा आलोचना बहुत प्रशंसा है। वह फ्रांसीसी समाज के यथार्थ का चित्रण है। ऊपर भी बता दिया गया है, क्या बता दिया गया है, एक ही लाइन में बता दिया है कि दोनों फ्रांसीसी जीवन के यथार्थता का चित्रण करके अपने उपन्यास के विषय वस्तु उसको बनाया और उन्होंने अपने उपन्यास में रचना की। कथा के माध्यम से भीतर सक्रिय इतिहासकार बाल्जाक की कामना थी वो पूरे फ्रांस का इतिहास लिखे। और इस प्रकार से एक नाम था मानव कॉमेडी का, बाल्जाक का एक नाम था मानव कॉमेडी। इस मुख्य शीर्षक के अंतर्गत ही उन्होंने उपन्यासों के नाम केवल उपशीर्षक दिए। कारण है कि बाल्जाक अपने समाज के इतिहास देखना चाहते थे और उसमें अटूट विश्वास रखते थे। एक उन्होंने लिखा, उसका नाम था क्या? कॉमेडी, क्या मानव कॉमेडी, वह नाम इसमें क्या दिया है देखो। 150 कृतियां होनी थी जिनकी पद्धति अलग अलग शीर्षक होने थे, जिन्हें बाल्जाक मुख्यतः केवल एक नाम देना चाहते थे। वह नाम था मानव कॉमेडी। मानव कॉमेडी नाम का नाम दिया उन्होंने उन सभी रचनाओं का, उसके अंतर्गत उन्होंने अपनी रचना की। उपन्यास में प्रतिनिधि चरित्र बाल्जाक, देखो प्रतिनिधि चरित्र कल मैंने बताया था ना, किसी एक विशेष कोई अच्छा सा काम करने वाला, जैसे कि मैंने सूरदास को बताया था ना रंगभूमि में, किस प्रकार से वो एक मैंने कैसा निर्धन परिवार से था और उसकी बड़ी जमीन तो थी, मैदान तो था, वहाँ पे वो लोगों को आश्रय देना चाहता था, लोगों को वहाँ पर लोगों की आवश्यकता, जैसे क्या कहना चाहिए, कोई वहाँ पे गाय बैल इत्यादि बांध सकता था, ठेले इत्यादि खोल सकता था, बच्चे वहाँ खेल सकते थे, इनके लिए वो मैदान को छोड़ा था। किंतु बाहर के मैंने कोई व्यक्ति आया वहां पर और वहां पर मिल बनाने, कारखाना, सिगरेट की फैक्ट्री बनाने के लिए उसको क्या किया, उसको मांगा और वो उसको देना नहीं चाहता था। अंततः वो क्या, कई संघर्ष भी किया और वो देना नहीं चाहता था। तो ऐसे करते करते ये किसका प्रतीक बन गया? गांधी का प्रतीक बन गया। तो ऐसे प्रतीक जो कहलाते हैं वो प्रतिनिधि, किसी का प्रतिनिधि करने वाला चरित्र जो है, ऐसे चरित्र को कहा जाता है। यथार्थ चित्रण के लिए बाल्जाक ने प्रतिनिधि चरित्रों का सहारा लिया। तो उन्होंने क्या किया, अपने चरित्र चित्रण के लिए प्रतिनिधि चरित्रों का सहारा लिया। और बाल्जाक की राय में चरित्र समाज की किन्हीं खास प्रवृत्तियों के वाहक थे और पाठक उनके भीतर अपना व्यवहार की छाया देख सकते थे। ऐसे पाठक किन्हीं ऐसे लोगों को पहचान सकता था और पाठक समाज के वास्तविक सदस्य जो थे, जाहिर है कि इस चरित्र यदि समाज में विद्यमान होंगे तो उसकी सक्रियता का रूप भी पाठक को नजर आएगा। अर्थात ऐसे चरित्रों को वो स्थान देंगे जिनके चरित्रों के माध्यम से हम क्या करेंगे, उनके चरित्रों को जान सकेंगे। ये इस तरह प्रतिनिधि पात्र अपनी विविधता में समूचे समाज का या समाज को चित्रित करने में सफल हो सकते थे, इसलिए उन्होंने प्रतिनिधि चरित्रों का सहारा लिया। उनका
प्रतिनिधि चरित्र के भीतर बाल्जाक व्यक्ति को भी पकड़ते थे, एक ऐसे हाड़ मांस के व्यक्ति को जो अपने परिवेश की गतिविधि में हिस्सा लेकर बाकी लोगों से प्रभाव ग्रहण करता था और उससे वो प्रभावित होता था। तो हाड़ मांस का माने एक मनुष्य, हाड़ मांस क्या है? हाड़ मांस का एक मनुष्य व्यक्ति को जो अपने परिवेश का गतिविधि से हिस्सा लेकर बाकी लोगों के प्रभाव ग्रहण करता तथा उन्हें प्रभावित करता था, लोगों को बताता था, तो उनसे वो माने उसको उन्होंने अपनी विषय वस्तु बनाया है। उपन्यास में यथार्थवाद की प्रकृति बताया है। अपने सामाजिक जीवन में बाल्जाक कुछ परंपरावादी थे और आधुनिक किस्म के लोग उन्हें पसंद न थे। कैसे? सहज बात है, सही बात है। पुरातन व्यक्ति जो पहले के व्यक्ति हैं उनको अगर देखा जाए तो आजकल के व्यक्ति के उनके क्रियाकलाप, आजकल के व्यक्ति के रहन सहन उनको बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे। वैसे ही बाल्जाक कैसे थे? परंपरावादी थे, पुरानी परंपराओं को, पूरी पुरानी मान्यताओं को मानते थे, तो उनको आधुनिक किस्म के लोग उनको पसंद नहीं थे। लेकिन उन्होंने क्या किया? बाल्जाक जब लिखने बैठते तो अपने निजी विचार और आग्रह लेखन में, हाँ, निजी विचार आग्रह वो भूल जाते थे, तब वे वही लिखते थे जो उन्हें वास्तविक लगता था। अर्थात उनको कहा जाता था, जैसे वो लिखना चाहते थे, कुछ लिखने के लिए बैठते थे, तो जो वो सोचते थे, जो जिसमें सच्चाई रहती थी, जिसमें यथार्थता रहती थी, उसी बात को वो लिखते थे। अनर्गल बातें वो लिखते नहीं थे अपने उपन्यास में। वो एक यथार्थवादी, एक माने सच्चाई के साधक थे और उन्होंने अपने सच्चाई को ही अपने उपन्यासों में स्थान दिया और लिखा। फिर आएंगे फ्रांसीसी कथा के अन्य लेखक हैं प्रकृतवाद, फ्लाबेयर। फ्लाबेयर देखो नाम है इनका। बाल्जाक, हम फ्रांसीसी कथा के बदलते स्वरूप, प्रकार और यथार्थ संबंधी प्रयोगों को समझ सकते हैं। फ्लाबेयर यथार्थवादी के कायल थे। फ्लाबेयर, इसमें भी बताया गया। एक तो हमने अभी क्या पढ़ा? अभी हमने कुछ बोला बाल्जाक भी क्या थे? ये यथार्थवादी साहित्यकार थे। तो वैसे ही यथार्थवादी साहित्यकार फ्लाबेयर वो भी यथार्थवादी साहित्यकार थे। उन्होंने अपने साहित्य रचना में यथार्थ का सहायता लिया है, सच्चाई का सहायता लिया है। अध्ययन में कुछ ऐसे नए क्षेत्र भी उभरे जिनके बारे में उन्हें कल्पना करना भी असंभव था। अर्थात वो कल्पना का सहारा नहीं लेते थे और जो यथार्थता थी उसको ही लेकर के उन्होंने अपना विषय वस्तु बनाया। फिर आएंगे आदर्श और यथार्थ, है ना। आदर्श और यथार्थ किस में देखे गए? हमारे भारतीय उपन्यास में देखे गए हैं। भारतीय उपन्यासकार एक है जिनके एक उपन्यास है गोदान, है ना, उसमें भी बताया गया है आदर्श और यथार्थ के। हाँ जी, मुंशी प्रेमचंद की ना। हाँ, मुंशी प्रेमचंद की गोदान में दिखाया गया है। हाँ, तो उसी को कहा गया है कि उन्होंने क्या किया है, उसमें यथार्थता का भी वर्णन किया है, आदर्शवाद का भी उसने वर्णन किया है। तो ऐसे ही उपन्यास में आदर्श और यथार्थ वहां पर माने कहना चाहिए किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है विश्व में, ये बताया गया है। तो यथार्थ और आदर्श विषय पर कालजयी उपन्यासकार प्रेमचंद ने काफी विस्तार किया है। कभी यथार्थ से आदर्श की ओर लिखा है, यही है मैंने गोदान में ये सभी इन्हीं सभी का वर्णन किया है। यथार्थवादी यदि हमारी आंखें खोलता है तो आदर्शवाद हमें उठाकर किसी मनोरम स्थान में पहुंचा देता है। ठीक बात है ना। यथार्थ से सच्चाई अगर करेंगे तो हमें आदर्शवादिता, हम आदर्श व्यक्ति कहलाएंगे और आदर्श क्या करता है, हमें उठाकर किसी मनोरम स्थान में पहुंचा देता है। आदर्शवाद में यह गुण है, वहां इस बात की भी कहना चाहिए, रुकिए एक मिनट, प्रेमचंद जी ने इसका वर्णन किया है। और उपन्यास एक ऐसी विधा है जिसमें मानव चरित्र का वैधिप्य और जटिलता, वर्गीय संरचना, मनोवैज्ञानिक गठन सब कुछ महत्वपूर्ण है। देखो फिर उपन्यास के जो कहना चाहिए तत्व है ना, उपन्यास के तत्व मैंने जो भारतीय उपन्यास में है इसमें भी वैसे तत्व हैं, विश्व के उपन्यास में भी वैसे तत्व हैं। उसमें भी मैंने एक घटना किसी चीज को लेकर के उसका सब्जेक्ट बनाया गया है, उस हमारे भारतीय उपन्यास में भी है और विश्व के उपन्यास में भी है। भले उनकी भाषा अलग हो, भले उनके राइटर के नाम अलग हो, भले उनके साहित्यकारों के नाम अलग, उनकी रचनाओं के नाम अलग हो, किंतु सभी उपन्यास में एक ही मैंने स्टोरी होगी। स्टोरी मैंने एक ही स्टोरी नहीं बोल रही हूँ, स्टोरी सभी में होगी, सभी में पात्र होंगे, सभी में संवाद होंगे, सभी में भाषा शैली होगी, सभी में देश काल और वातावरण को देने वाला संदेश होगा और सभी का एक उद्देश्य होगा। बस अंतर इतना है, हम भारतीय संस्कृति वाले इस प्रकार का लिखेंगे तो विश्व मैंने साहित्यकार जो है अपने विश्व के जो अन्य साहित्यकार, विश्व अर्थात फ्रांस इत्यादि जो बताया गया है विश्व साहित्य में जो उपन्यास का बारे में बताया गया है, तो वो उनके राइटर भी
माने वहाँ साहित्यकार का नाम जैसे हमारे यहाँ है वैसे उनके साहित्यकारों का नाम है। हमारे यहाँ जैसे विषय वस्तु बनाते हैं किसी घटना को, किसी चरित्र को, किसी राजनीति को, किसी प्राकृतिक दर्शनीय स्थान है या कुछ भी है तो वो लोग भी उसको बना सकते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि उनका नाम अलग अलग है, बाकी सब्जेक्ट वही है, वही तत्व है, वही। उनका भी उपन्यास पढ़ने से हमें संदेश मिलता है, प्रेरणा मिलती है। उनका उपन्यास में भी पात्र है, उनके उपन्यास में एक भाषा का प्रयोग किया गया है जिस प्रकार से हमारे भारतीय संस्कृति में भाषा का प्रयोग किया जाता है, उनके में भी एक शैली है। किसी भी शैली से, या तो विवरणात्मक शैली से, या तो वर्णनात्मक शैली से, या तो विवेचनात्मक शैली से वो अपने साहित्य की रचना करते हैं, उपन्यास लिखते हैं। जिस प्रकार से हमारे भारतीय साहित्यकार, भाव वही है, सभी के भाव अलग माने एक ही है उनमें, कहना चाहिए। कोई मैंने जासूसी उपन्यास लिखेगा, कोई बच्चों के ऊपर लिखेगा, बाल सुलभ मनोविज्ञान के आधार पर लिखेगा, कोई स्त्री जाति के ऊपर लिखेगा, कोई ग्रामीण संस्कृति के रीति रिवाज के ऊपर लिखेगा। तो दोनों साहित्यकार माने उपन्यासकार चाहे भारतीय हो चाहे विश्व के कोई भी साहित्यकार है, उनकी विषय वस्तु एक ही है। जगह अलग अलग है, नाम अलग अलग है, भावनाएं भी अलग अलग हो सकती है। भावना तो एक ही होगी, कहीं पे इमोशनल है, कहीं पे कहना चाहिए कहाँ पे दुख होना है, कहाँ पे सुखी होना है, वो भाव तो जागृत होंगे उनके मन में भी, वैसे ही भाव जागृत होंगे। उन्होंने अपनी रचनाएं की है, हम अपनी रचनाएं किए हैं। हमको बस अध्ययन करना है, हमको ये जानना है, हम छात्र हैं, हमको ये जानना है कि हमारे जैसे भारतीय साहित्यकारों ने विभिन्न प्रकार की साहित्य रचना की है, कहानी लिखा, उपन्यास लिखा, रिपोर्टाज लिखा, जीवनी लिखा, आत्मकथा लिखा, संस्मरण लिखा, वैसे ही विश्व के अन्य जगह पर, फ्रांस पर, जर्मन पर, अमेरिका पर, यूरोप पर वहाँ के साहित्यकार भी ऐसे ही लिखे हैं। बस ये हमको जानना है कि हम केवल अकेले ही नहीं लिखे हैं, हम केवल भारतीय संस्कृति वाले ही अकेले नहीं। हाँ हाँ, जैसे हम लोग यहाँ पे ये गोदान को महाकाव्य बोलते हैं, तो क्या वहाँ विदेश के भी जो ये साहित्यकार है वो भी महाकाव्य का ये अब करते उनका हैं? हाँ करते हैं, वो लोग भी करते हैं उसी प्रकार से। मैंने जैसे महाकाव्य क्या है ना, महाकाव्य में क्या कहा जाता है, किसको एक जैसे कहना चाहिए काव्य में महाकाव्य जो पढ़ते हैं तो उसमें पहला पॉइंट होता है ईश्वर की वंदना, है ना, ईश्वर की वंदना की जानी चाहिए। तो वो लोग तो ऐसा करते हैं, अपने भगवान को वो लोग मानते होंगे, है ना। उसमें क्या है, महाकाव्य में क्या बताया गया है, एक व्यक्ति विशेष जो होता है, उसका जो नायक होता है वो जैसे हिंदी काव्य में बताया गया है उच्च कुल में उत्पन्न होने वाला बताया गया है। लेकिन ये जैसे इसको जैसे बताया गया है तो ये तो उच्च कुल में होरी को भी बताया गया है, तो ये उच्च कुल में उत्पन्न होने वाला है कि क्या है ये बताया गया है। पर इसमें जो जैसे हम रामायण महाभारत जो पढ़ते हैं ना, उसको महाकाव्य की संज्ञा दी गई है। उस महाकाव्य की संज्ञा देने पर उसका पात्र जो है उच्च कुलोत्पन्न बताया गया है, तो उसमें प्रकृति चित्रण बताया गया है, प्रकृति का चित्रण होना आवश्यक है। तो ऐसे इसको विभिन्न जैसे देखा गया है, गोदान को भारतीय संस्कृति का महाकाव्य कहा गया है, गोदान को भारतीय संस्कृति का महाकाव्य किया गया है। हो सकता है वो लोग भी वैसे ही माने, है ना। अब उनका क्या है, जैसे मैंने कहा हमारी जैसे तत्व जैसे बताया, उपन्यास के तत्व ऐसे हैं, उनका भी एक सब्जेक्ट है, उनका भी पात्र मैंने जैसे वो उनका भी वैसे ही होगा, उसको वो भी किसी चीज को बड़ा मानते होंगे, महाकाव्य की संज्ञा देते हुए उन्होंने भी लिखा होगा। पर हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसा है। फिर है फंतासी और यथार्थ कल्पना। फंतासी यानी अति कल्पना करके लिखना, बहुत अधिक कल्पना करके, बहुत अधिक डीपली एकदम गहराई में जा करके लिखना एक विधा है। तो इसमें हमारे कहना चाहिए फैंटेसी या फतांसी एक प्रकार की अति कल्पना है, उसे अवचेतन के स्वप्न और अवचेतन की मनस्थिति के उद्घाटन में सहायक माना गया है ना। स्वप्न में कुछ देखना, उसको लिखना, ये सब फैंटेसी आप में आया है, शायद आप लोग पढ़े हैं, शायद लग रहा है आपके कोर्स में है या नहीं। अंधेरे में इत्यादि आप लोगों ने पढ़ा है कि कभी अंधेरे में? हाँ मैम, में पढ़े हैं। हाँ, गजानन माधव, हाँ गजानन माधव मुक्ति बोध, हाँ मुक्ति बोध का है। तो वैसे उन्होंने जो लिखा है उसको कहेंगे फतांसी, अर्थात वो कल्पना कर करके कहाँ से कहाँ तक पहुंचा देता है कवि। आप उसको पढ़ने बैठेंगे तो बहुत कुछ उसमें समझने की आवश्यकता होती है, बहुत शांत रह करके उसको समझोगे तब समझ में आएगा। तो उसमें अवचेतन मन है ना, उसमें क्या है, स्वप्न को भी उसमें स्थान दिया जाता है। स्वप्न में ऐसा देखा वैसा देखा। उन्होंने क्या कहा, गजानन मुक्ति बोध ने कहा था अंधेरे में लिखा है, वैसे उसने क्या कहा, सड़क को एक लंबा सा क्या तो माना था,
और जो प्रतीक योजना के माध्यम से उन्होंने बताया है, अगर घर की जो दीवार की पपड़ियां नीचे गिर रही हैं उसको भी कुछ प्रतीक माना है। अर्थात अवचेतन मन कुछ भी मानता है और उसको कई साहित्यकार होते हैं जो अपने साहित्य में उसको स्थान देते हैं। वैसे गजानन मुक्तिबोध जो थे ऐसे ही साहित्यकार थे। फतांसी लिखते थे यथार्थ, इसमें बताया फतांसी का एक प्रकार का अति कल्पना इसको कहा गया है। और उपन्यासकार फतांसी का उपयोग उपन्यास की संरचना में विशिष्टता लाने के लिए करता है। सही बात है। देखो अन्य साहित्यकारों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, कई सारे साहित्यकार हैं, कई सारे कवि हैं। आपने निराला जी को पढ़ा, सूर्यकांत त्रिपाठी ने कहा वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर, है ना। तो ये शब्द जो है हमको समझ में आ रहा है, ये लाइनिंग जो है लय में है, फिर में हमको समझ में आ रहा है। इसके अर्थ अगर नहीं भी बताएंगे तो हमको पूरा समझ में आ रहा है। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसको इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। एक श्रमिक, एक महिला श्रमिक के अंतर्वेदना को उसमें बताया गया है कि किस प्रकार से इतनी गर्मी में भी वो पत्थर को तोड़ रही है, मेहनत कर रही है। तो ये बातें जो है हमको नहीं बताने से भी, इसकी व्याख्या नहीं बताने से हमको समझ में आ रहा है। किंतु जब हम पहुंचते हैं कहाँ पर, गजानन माधव मुक्तिबोध पर, अंधेरे में लिखा है उन्होंने। और क्या बताया, एक तो मैंने अंधेरे में बताया और एक तो रचना है। तो ये रचनाओं में ऐसी ऐसी बातों को बताया गया है कि हमको थोड़ा सा ध्यान होकर के सुनेंगे उसको, तो ध्यान से पढ़ेंगे तब हमको समझ में आएगा कि बहुत गहराई से उन्होंने उसका अध्ययन किया है। और ऐसे साहित्यकार जो गहराई से, जो फतांसी इत्यादि का, जो कल्पना का, अवचेतन मन का सहारा लेकर के जो लिखते हैं, ऐसे उपन्यास, ऐसे साहित्यकार, साहित्य को हिंदी साहित्य में भी अच्छी जगह मिलेगी। जो कठिन लिखेगा, सही बात है, जो कठिनता से वो लिखेगा उस चीज को, तो उसको सही में क्या प्रसिद्धि मिलेगा। जो सरल में लिखेगा उसको थोड़ा सा कम प्रसिद्धि मिलेगी, यही बात है। तो फतांसी वही है। उसके बाद आए वहां पर प्रकृतवाद पर आए। प्रकृतवाद जो में बिंदी, फारसी शब्द है इसमें बिंदी आता है नीचे। जोला श्रमशील व्यक्ति थे और विचारधारा की दृष्टि से वे तत्कालीन समाज के काफी निकट थे और अपने वक्त की संरचनाओं प्रवृत्तियों के आलोचक थे। वो क्या थे, अपने समय में जो भी किसी की संरचना या किसी की विशेषताओं पर वो आलोचना करते थे और आलोचकता ही में ही उन्हें उपन्यास में बेबाक और निर्भीक बनाया। अर्थात आलोचना करने वाला कैसा व्यक्ति होगा, कोई भी चीज है, किसी चीज का आलोचना अगर कोई करेगा निश्चित रूप से बुद्धिमान होगा कि नहीं होगा। कोई बुद्धिमान ही तो किसी का आलोचना कर सकता ना, बिना डरे सब कुछ बिना डरे निर्भीक जो रहेगा, जो डरेगा नहीं तो वो उसके लिए कोई भी चीज डरना नहीं है और किसी भी चीज के ऊपर उसको डरना भी नहीं, सभी का जवाब उसके पास है। इसीलिए तो वो किसी भी उपन्यास का वो आलोचक बन जाता है। कोई सा उपन्यास के सामने रख दो तो उसकी आलोचना करने बैठ जाता है। तो सभी में ये गुण नहीं होते। ऐसे व्यक्ति में होगा जो कि एकदम निर्भीक होगा, जो जिसमें वास्तविकता होगी, वो ऐसे को माने ऐसी विचारधारा वाला होगा। तो झोला ऐसे साहित्यकार थे उस समय, श्रमशील थे वो और डरते नहीं थे और वे फ्लावेयर से आगे थे, तथ्यों को बहुत महत्व देते थे। उनके उपन्यासों में विवरणों का जमघट देखा जाता है। झोला सिर्फ इतना ही करते थे, इन विवरणों को एक खास जगह देते थे, यथार्थता से उसको अवगत कराते थे और किसी से डरते भी नहीं थे। झोला अपने समय में काफी विवादास्पद रहे हैं। कहाँ इसको विवादास्पद रहे हैं, शक्ति केंद्रों ने उनका जमकर विरोध किया। कुछ लोगों ने झोला को उपन्यासों में यौन चित्रणों के भीतर अश्लीलता नजर आई तो कुछ को तत्कालीन नैतिकता या अनुचित नकार देखा। तो इसमें क्या है, देखो जो कुछ भी उन्होंने देखा उसका वर्णन उसमें कर डाला। ये नहीं सोचा कि मैं इसको वर्णन करूंगा तो पढ़ने वाला सामने मुझ पर व्यंग करेगा, मुझे गुस्सा करेगा, मेरा विरोध करेगा। इसका उन्हें डर नहीं था। क्यों डर नहीं था? क्योंकि हर प्रश्न का जवाब उनके पास था। जो भी प्रश्न करे उनका जवाब उनके पास था, इसलिए उन्होंने उसका अपना सब्जेक्ट बनाया और अपने उपन्यासों की रचना की। झोला के प्रसिद्ध उपन्यास है नाना। अब देखो इनके ऊपर कितना सुंदर, नाना कहने से हमको हिंदू टाइप का लग गया ना, एकदम से कितना सुखद अनुभव हो गया। देखो इतना पढ़ते पढ़ते क्या पढ़ते आ गए, क्या नाम दिमाग से आया, आधा निकल गया कि आधा दिमाग में है, दिमाग में रखे हैं करके मुझे तो लग रहा है आप लोग दिमाग में रखे होंगे जरूर। और फट से नाना है ना, नाना एक ऐसा लगा जो हमारे भारतीय संस्कृति से लिया हुआ एक नाम वैसी लगा हमको। तो उन्होंने नाना लिखा। तो नाना नाम की स्त्री जो एक उपन्यास की केंद्रीय पात्र, मतलब नाना एक उपन्यास का नाम है जो झोला ने लिखा उसको, और उपन्यास का नाम है नाना। तो नाना नाम की एक स्त्री थी, जो इस उपन्यास की केंद्रीय पात्र है। पेशे से वो वेश्या थी,
इसी से वो वेश्या थी। वह शहर में रहती हुई विभिन्न पुरुषों के संपर्क में आती हुई अपने व्यावसायिक और अपना जीवन वो यापन करती थी। और झोला की राय में कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो प्रेम में विश्वास करके अपने जीवन की अतल गहराइयों से बाहर आना चाहेगा। इसी तरह एक अन्य चर्चित उपन्यास है थेरेसा रैकिन। थेरेसा रैकिन एक तो नाना उपन्यास, जिसमें एक महिला के, एक स्त्री के चरित्र के बारे में बताया गया है जो कि पेशे से एक वेश्या थी और इस प्रकार से अपना जीवन क्या करती थी, वो अनैतिक अमानवीय व्यवहार के निकट थी वो, और अपना व्यावसायिक कार्य करके, इस प्रकार के कार्य करके अपना जीवन यापन करती थी। प्रेम उसके लिए महज पुरुष को अपनी ओर लाभ के लिए आकर्षित करने का तरीका है। केवल उसने क्या जाना था कि प्रेम उसके लिए महज एक पुरुष को अपनी ओर आकर्षित करने का एक तरीका है करके माना उसने। और फ्रांसीसी समाज में व्यवसायीकरण हो चुका था उस समय ये लिखा गया। किंतु उन्होंने एक दूसरा उपन्यास लिखा जिसका नाम था थेरेसा रैकिन। थेरेसा रैकिन जिसमें झोला, प्रेम, विवाह और अपराध में कोई अंतर नहीं करते थे और पात्रों की दुनिया से उलझाकर बतलाते हैं कि पूरा समाज विकृत हो चुका है। उनकी नजर में समाज विकृत हो चुका है और किसी से डरना नहीं था और सीधा सीधा उसका जवाब देना इनका काम था। तो ऐसे ही आगे आएंगे। और 19वीं सदी में यूरोपीय उपन्यास में 19वीं सदी में यूरोपीय उपन्यास 19वीं सदी में क्या हुआ था? 19वीं सदी में सशक्त फ्रांसीसी कथा धारा ने अब रूसी कथा दृश्य की ओर आगे बढ़ते हैं। 19वीं सदी में पहले जीवंत लोक कथा विद्यमान है। लोक कथा वहां की कथा जिसका संबंध जाहिर है जनजीवन की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं से होता था। लोक कथा है ना, लोगों की कथा। लोक कथा किसमें था? हमने पढ़ा है आदिकालीन काव्य में। क्या था? क्या किसमें पढ़ा था लोक कथा हमने? कहाँ पे चर्चित, कौन से राइटर ने किया था? जयसी जी ने लोक कथाओं का वर्णन उसमें किया है, और जो कि एकदम पूरा ऐसा लगता है कि यही की कथा। लोक कथा मतलब वहां के आसपास की कथा। तो उनको 19वीं सदी में पहले जीवंत लोक कथा विद्यमान है जिसका संबंध जाहिर है जनजीवन अपेक्षाओं आकांक्षाओं से होता है, जिसका हृदय क्या होता है, जिसका मुहावरा बेहद लचीला और परिवर्तनशील होता है। तो ऐसे समय में विशेषकर सामाजिक और धर्म चिंतन के क्षेत्र में दिखलाई दिया धर्म चिंतन की जगह रूसी मानसिकता का प्रारंभ से ही बहुत मजबूत संबंध था। और इसी समय जारशाही उन्होंने क्या पाया कि धर्म चिंतन के समय उन्होंने पाया कि धर्म चिंतन और जारशाही यानी क्या है? रूस के धारक राजाओं का शासन, जो कि एकदम क्रूर, रूस के माने राजाओं का शासन जारशाही करके था। तो जारशाही का मतलब देखो, हो सकता है ये टिप्पणी स्वरूप क्वेश्चन पूछ देगा। 4 नंबर का क्वेश्चन जब आपका लास्ट क्वेश्चन आता है ना, वो टिप्पणी स्वरूप क्वेश्चन आता है। तो ऐसे सब्जेक्ट उसमें पूछ सकता है कि फ्रांसीसी माने 19वीं सदी में ये क्या है? 19वीं सदी में जारशाही नाम क्या चीज है? जारशाही से आप क्या समझते हैं? तो उसमें ये बताया गया है कि उन्होंने क्या किया था? रूस के धारक राजाओं का शासन, वहां के धारक राजा का शासन था जो कि निर्दयी और क्रूर था। किसी को वो माने उनके दिल में सहनशीलता नहीं थी, संवेदनाएं नहीं थी, और किसी पर भी कैसा भी अत्याचार वो करते थे। ऐसे अत्याचार को कहा गया है, ऐसे लोगों को कहा जारशाही। माने धर्म चिंतन जारशाही से जुड़ी ताकतों का अद्भुत गठजोड़ था और मनुष्य जीवन की आपदाओं का मूल कारण समाज के भीतर सक्रिय राजनीतिक वैधानिक प्रणालियां हैं। दूसरी तरफ उक्त प्रणालियों के भार के नीचे उन्हें अनेकानेक संवेदनशील व्यक्ति पीसते नजर आए। अर्थात वही बताया, क्रूर काम करना। क्रूर काम कौन करेगा? जो कि क्रूर ही होगा, जो कि निर्दयी होगा, वो ऐसा काम करेगा। तो उन लोगों को जारशाही के नाम से बताया है इस साहित्य जगत में। 19वीं सदी में बताया गया है। 19वीं सदी में एक रूसी उपन्यास में ये बताया गया है कि जारशाही कौन थे, जो कि माने क्या करते थे? वो रूस के धारक राजाओं का शासन करते थे, और ऐसे राजा क्रूर और निर्दयी थे जिनको किसी पर दया नहीं आती थी और जिन पर उनका एक सामान्य सी बात थी उनके लिए, किसी पर माने किसी को प्रताड़ित करना, किसी को सजा देना, किसी से मारपीट करना, ये सब उनके लिए एक सामान्य सी चीज थी। ऐसे लोगों के लिए होते हैं ना, देखिए समाज में रहते हैं, हमारे समाज में भी देखिए, भारतीय संस्कृति में भी देख लिए, बाहर की संस्कृति में देख लिए, तो सभी कोई व्यक्ति समान चरित्र के नहीं होते, समान प्रवृत्ति के नहीं होते। कोई क्रूरी व्यक्ति होता है, कोई सहृदयी होता है ना, अलग अलग किस्म के व्यक्ति होते हैं। तो ऐसे ही वो ऐसे जो क्रूरी व्यक्ति थे, क्रूर राजा जो थे, उनको कुछ भी मतलब संवेदनशील नहीं लगता था। कुछ भी जो उनको अच्छा लगे वो अच्छा भी लगे, जो अच्छा व्यक्ति अच्छा भी काम किया हो फिर भी उसको प्रताड़ित करते थे, मारते थे, पीटते थे। तो ऐसे राजाओं को बताया गया है, ऐसे लोगों को बोला गया है जारशाही। तो ऐसे लोगों का काम भी वैसे ही अनैतिक था, जो नैतिक नहीं था, और लोगों को सताना उनका काम था। इसलिए उनको ऐसे लोगों को नाम दिया गया है जारशाही काम करना। जारशाही वो थे, उनसे जारशाही के नाम से वो प्रसिद्ध थे। फिर आया तुर्गनेव।
तुर्गनेव भी एक साहित्यकार थे। 19वीं सदी के प्रसिद्ध रूसी उपन्यासकार तुर्गनेव ने तात्कालिक समाज के इस वैचारिक परिवेश को अपने लेखन में जगह दी। रूसी कथा लेखन के आंतरिक प्रकृति को समझने के लिए उन्होंने ये कार्य किया। और फिर उसके बाद रूसी समाज के भीतर एक तरफ बेहद बेचैनी थी और दूसरी तरफ उपन्यास साहित्य की दृष्टि में पर्याप्त विकसित हो चुका था। ऐसे समय में उन्होंने अपने उपन्यास की रचना की और इनका उपन्यास है बाप और बेटी। देखो, बाप और बेटे कहने से कैसा लग रहा है? बाहर का लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। उसका जो शीर्षक जो है हमारे भारतीय टाइप का लग रहा है, बाप और बेटे लिखा है उन्होंने। तुर्गनेव ने लिखा है उपन्यास बाप और बेटे को लेकर पर्याप्त विवाद किया। आलोचकों का मानना था कि समाज में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु स्थायित्व, मानवीयता, काल सिद्ध नियमावली और संगति होती है, जबकि तुर्गनेव उस सहनशीलता और सुखबुगाहट को पहचानना चाहते थे जो सामाजिक असंतोष और मध्यवर्गीय संवेदनशीलता का मिश्रण नतीजा था। तुर्गनेव अपने लेखन में हिंसा पर, असमानता पर, तीखे नकारवादी विचारों और निराशाजनक शोक पर एक साथ नजर रखते थे और चाहते थे कि रूस का सामान्य शिक्षक पाठक इस नए वैचारिक तत्व से परिचित हो। उन्होंने उसका नाम क्या रखा? बाप और बेटा। किसने लिखा? तुर्गनेव ने अपने उपन्यास का सब्जेक्ट बनाया। फिर आएंगे दोस्तोयेव्स्की। दोस्तों आधा व य आधा स क में बड़ी की मात्रा की। दोस्तोयेव्स्की के उपन्यासों में विचारधारा। तो दोस्तोयेव्स्की तुर्गनेव से आगे जाकर मनुष्य की मनुष्यता और अस्मिता को इस तरह मानने लगे थे मानो जीवन में वे अकेले ही सब कुछ हैं और इस पर किसी तरह का बहस संभव नहीं है। उन्होंने क्या सोचा था कि हम अकेले हैं और उस पर बहस करने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य की अवधारणा की दोस्तोयेव्स्की ने के उपन्यासों में एक अटल और गंभीर विश्वास के साथ चित्रित किया गया है। इसे लगभग धार्मिक संज्ञा दी गई है। उसको इन्होंने, हम क्या संज्ञा देंगे उसको? वो धार्मिक प्रवृत्ति के थे करके उसको मानेंगे, वो धार्मिक संज्ञा उनको दी गई है और उन्होंने अपना उपन्यास रचा है। मनुष्य व्यवहार को देखिए अर्थात रहस्यमय तत्व से जोड़कर समझा जा सकता है, पर अपराध और दंड, देखो ये जो है ये दोस्तोयेव्स्की का उपन्यास का नाम है अपराध और दंड। नोट करेंगे। उपन्यास में दोस्तोयेव्स्की मानव हत्या का प्रश्न प्रस्तुत करते हुए बतलाते हैं कि तथाकथित निरर्थक समाज के लिए हानिकारक और अमानवीय जिंदगी जीने वाले व्यक्ति की भी मनुष्यता में भी मनुष्यता होती है। हानिकारक और अमानवीय जिंदगी जीने वाले व्यक्ति की भी मनुष्यता होती है। कई ऐसे व्यक्ति हैं जो जिसे खराब माना जाता है, ये खराब व्यक्ति है करके माना जाता है, किंतु उस खराब व्यक्ति के अंदर भी कुछ अच्छे गुण होते हैं, ये बताया है उन्होंने और उसको लिखा है दोस्तोयेव्स्की ने। फिर लिखेंगे, फिर है उनके बाद मैक्सिम गोर्की थे समाजवादी साहित्यकार थे। मैक्सिम गोर्की को समाजवादी यथार्थ का प्रयोक्ता बतलाया गया है और उनका ताल्लुक वर्ग विचारक से है। गोर्की ने अपनी रचना में स्पष्ट रूप से समाजवादी विचारधारा को अपनाया है। तो इन्होंने समाज में जो विचारधाराएं होती है उसको अपनाया है और उसके ऊपर उन्होंने अपनी रचना की है। और गोर्की श्रमिक वर्ग की ऐतिहासिक भूमिका से परिचित थे। वे मानते हैं आधुनिक श्रमिक वर्ग समकालीन शोषण के संघर्ष करके उसे समाप्त करने में सक्षम है। अर्थात जो आधुनिक श्रमिक वर्ग समकालीन शोषण से, है ना, आधुनिक श्रमिक वर्ग आजकल का या पहले का जो श्रमिक वर्ग है, श्रमिक पर अत्याचार को बताया है उन्होंने। तो क्या कहा है उन्होंने कि आधुनिक श्रमिक वर्ग समकालीन शोषण के संघर्ष करके शोषण से संघर्ष करके उसे समाप्त करने में सक्षम है, उसको समाप्त कर सकता है, उसमें सक्षम हो सकता है। इस उपन्यास में एक आश्चर्य की बात कही गई है। जहां कहीं भी नायक अपने मध्यम वर्गीय संवेदनशीलता के चलते अनेक बार हतोत्साहित होता है तो उसमें उलझन में फंसकर निराश या परेशान होता है, तब उसकी अशिक्षित माँ उसके सामने आ जाती है। देखो, माँ की ममता, माँ का महत्व संसार में कितना है हम जानते हैं, माँ ही सब कुछ है। तो इन्होंने माँ के बारे में माँ उपन्यास इन्होंने लिखा मैक्सिम गोर्की ने, और इसने ये पाया कि जहां भी असफलताएं दिखाई दी, जहां भी कठिनाई दिखाई दी, छोटे बच्चे क्या होते हैं, छोटे से बच्चे जब छोटे बच्चे रहते हैं, एकदम छोटे रहते हैं, जब उनको भूख लगती है, जब उनको प्यास लगती है, माँ के पास दौड़ आते हैं। जब उनको कोई मारता पीटता है, जब कोई उन्हें कुछ शारीरिक या मानसिक रूप से आघात पहुंचाता है तो तुरंत माँ के पास पहुंच जाते हैं। तो उनका बच्चों का समाधान कहाँ पर है? माँ के पास है।
बच्चों, छोटे बच्चे का समाधान कहाँ पर है? छोटा बच्चा रोएगा तो उसका समाधान भी माँ उसे खिलाएगी पिलाएगी। तो माँ उसे मैंने कोई उसको डांटता है, कोई मारता है तो उसको माँ के पास दिखाएगा, माँ से बताएगा माँ उसने मुझे मारा, तो माँ उसे क्या करेगी? ऐसे झूठ मूठ कर बोलेगी हाँ उसको मार देंगे। तब उसे बच्चे में खुशी होती है, बच्चा खुश हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से इन्होंने माना, मैक्सिम गोर्की ने माना, चाहे जितने भी असुविधाएं हो, जितने भी विपदाएं हो, जो कुछ भी उलझन हो संसार में, अगर माँ के पास आ जाए, माँ के पास आ जाए तो माँ अशिक्षित माँ, उसकी अशिक्षित माँ शिक्षित नहीं थी, अशिक्षित थी। अशिक्षित होने से भी वो उसका समर्थन करती थी और अपने उन्होंने सोचा, अर्थात उन्होंने यह सोचा, यह बताया है कि मैं जितनी भी परेशानियां होती थी, जितनी भी कठिनाइयां होती थी, उन कठिनाइयों को ला करके माँ के पास में खड़ा कर देता था और वहां से माँ के चरणों से मेरे जो कठिनाइयां हैं, मेरे जो कहना चाहिए विपत्तियां हैं, अपने आप दूर हो जाती थी। तो ये कैसी मैंने भारतीय संस्कृति से लगा हुआ हमको लगा इनका चरित्र। भारतीय संस्कृति में कैसे हमारी संस्कृति में हम कैसे सोचते हैं, वैसी संस्कृति, मैंने कहा ना कि हमारी संस्कृति में भी वैसे लोग हैं, हमारे भारत में भी वैसे लोग हैं, वहां पे भी वैसे लोग हैं। यहाँ पर भी क्रूर व्यक्ति हैं, वहां पर भी क्रूर व्यक्ति हैं, यहाँ पे भी सहृदय व्यक्ति हैं, वहां पे भी सहृदय व्यक्ति हैं। तो एक झलक उन्होंने दिखाया अपने माँ उपन्यास के माध्यम से, हमें पता चला, हम पाठकों को पता चला कि माँ के चरणों में जाने से, माँ के चरणों में सभी समस्याओं का हल है करके स्वरूपे इन्होंने बताया है। फिर जर्मन उपन्यास लेखक आए। सांस्कृतिक विकास की दृष्टि से यूरोप के एक महत्वपूर्ण देश जर्मन में विचार और दर्शन की चिंतन का उभार या विकसित हुआ। इसमें जर्मन कथा में विकास को सामाजिक परिस्थितियों के परिवर्तन से जोड़ा और कहा है कथा अपने मूल में सामान्य जनजीवन की ऊर्जा से मूलवत्ता और दृढ़ता पाती है। अर्थात कथा अपने मूल में सामान्य जनजीवन से, है ना, कथा अपने मूल में सामान्य जनजीवन, सामान्य जो जनजीवन है, सामान्य जो मैंने साधारण जो जीवन है, उस साधारण के खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज इत्यादि को ग्रहण करके हम जो लिखते हैं, ठीक उसी प्रकार इसमें बताया गया है कि सामान्य जो सामान्य जनजीवन की ऊर्जा से मूल्यवान और दृढ़ता पाती है। अर्थात सामान्य जनजीवन को देख करके उसको ऊर्जा मिलती है और उसको दृढ़ता मिलती है और वो अपने साहित्य की रचना कर सकता है। जहां फ्रांस में 18वीं सदी में क्रांति ने जनता में उत्साह का संचार किया, वहां रूस में 19वीं सदी में अपनी जनता को 20वीं सदी के समाजवादी क्रांति के लिए तैयार किया। सांस्कृतिक परिवेश में उपन्यास की संभावना बिल्कुल ही न थी। अपने प्रारंभिक काल में जिसे रोमांसवाद का काल माना जाता था, जर्मन समाज ने अपनी प्रतिभाएं उत्पन्न की, उनमें गेटे का नाम सर्वोपरि है। अब जर्मन का उपन्यासकार का नाम है गेटे, नोट करेंगे इसको, उसका नाम है गेटे, का नाम सर्वोपरि है। 18वीं 19वीं सदी के संधि काल में सक्रिय गेटे ने अपनी कथा रचनाओं के माध्यम से ऐसी मानववादी नैतिक दृष्टि विकसित की जिसकी मिसाल बाकी यूरोपीय लेखन में मुश्किल मिलेगी। गेटे ने यंग वर्थर उसका जो रचना है उनकी यंग वर्थर तथा अन्य उपन्यासों में मानवीय संबंधों को एक साथ प्रकृति तथा समाज की नजर से परखा है। मानव चेतना का काम इतिहास में हस्तक्षेप करते हुए सुदूर और काव्य की रचना की। गेटे ने जड़ परंपरा पर प्रहार करके नैतिक व्यवहार को नए ढंग से प्रस्तावित माने व्याख्यायित किया है अपने उपन्यासों में। नाम है उनका गेटे और रचना का नाम है यंग वर्थर। फिर 19वीं सदी में अंग्रेजी उपन्यास का विकास हुआ और उसके प्रभाव और प्रेरणा की दृष्टि से 19वीं सदी में अंग्रेजी काव्य विश्व के भीतर बेजोड़ हैं और इनका यद्यपि यहाँ स्टेंधाल, बाल्जाक, दोस्तोयेव्स्की, टॉल्स्टॉय जैसे कथा लेखक तो नहीं है, लेकिन परिवर्तन भावना इतना तीव्र संचार है कि पाठक इन रचनाओं को पढ़कर एक साथ चमत्कृत और उत्साहित हो उठता है। चार्ल्स डिकेंस, ये इंग्लैंड में 19वीं सदी के तथागत विविधता अद्भुत है। चार्ल्स डिकेंस उसमें सामाजिक चेतना का शक्तिशाली संचार है। पूरा समाज अर्थात समाज के सब हिस्से अपनी निकटता और मूर्तता में उपस्थित है। डिकेंस सामान्य अंग्रेजी आलोचक और आलोचना को डिकेंस में भावुकता, उनके रचनाओं में भावुकता नजर आती है। भावुकता को इंग्लैंड में कमजोरी माना जाता है, समझा जाता है। जो लेखक भावुक है वह समाज की गहरी समझ विकसित कर पाने में असमर्थ होता है। देखो तो बात नोट करने योग्य है। इसमें बताया है इंग्लैंड के वहां के जो लोग थे वो क्या कहते थे, जो कि इमोशनल होता है, जो कि एकदम से भावुक कलाकार, भावुक आदमी क्या लिखेगा? उनका कहना था भावुक आदमी कुछ नहीं लिख सकता, भावुक आदमी क्या लिखेगा? भावुकता से अभिभूत होकर के वो लिखेगा। तो भावुकता को इंग्लैंड में कमजोरी माना है,
ये कमजोर व्यक्ति भावुक होता है और अपनी रचना करता है। एक भावुकता वह भी होती है जहां आप इंसानियत के सदियों से संजय हुए महत्वपूर्ण मूल्यों को अपनी आंखों के सामने समाप्त होता देखकर खिन्न हो जाते हैं, है ना। कोई भी अच्छे से कार्य को, कोई अच्छा कार्य कर रहा है, उन पर कोई किसी को प्रताड़ित किया जा रहा है, इन सभी चीजों को देख करके वो निश्चित रूप से भावुक होगा। ऐसा नहीं है कि वो खुद भावुक है इसलिए भावुक रचना करेगा, उसकी स्थिति को देख करके उसमें भावुकता के दर्शन होंगे और अपने मैंने क्या कहना चाहिए उपन्यास का वो उसको आधार बनाता है और उसमें उपन्यास लिखता है। उसी प्रकार जॉर्ज इलियट और हार्डी का नाम है। जॉर्ज इलियट और हार्डी ये भी उपन्यासकार थे। दोनों में ही मुख्य रूप से इंग्लैंड का गांव और कस्बा विद्यमान है। दोनों में किसान जीवन से जुड़ी कर्मठता और सादगी पर बल है। देखो इसमें जॉर्ज इलियट और हार्डी इंग्लैंड के होने के बावजूद भी वहां के गांव और कस्बा को वो समझते हैं और उन्होंने उनकी कर्मठता और सादगी, कर्मठता अर्थात परिश्रम, उनके परिश्रम से माने जो व्यक्ति परिश्रम करता है तो उसको क्या लाभ मिलता है, और जो व्यक्ति सादगी पर जो बल देता है, जो कि स्वच्छता पर, सादगी पर, तो उस पर क्या होता है। अर्थात उन्होंने अपने उपन्यासों में जगह दिया है ऐसे चरित्र वालों को जो कि कर्मठ है, जो कि कर्मशील है, जो कि काम करने वाले हैं और संघर्षरत हैं और जो सादगी पर बल देते हैं। ऐसे व्यक्तियों को उन्होंने स्थान दिया है, उनके चरित्रों को उन्होंने उभारा है और अपने उपन्यास की रचना की है। उसके बाद बताया गया है अंग्रेजी उपन्यास में नारी अनुभव और चेतना का उभार। ये जो हेडिंग्स आप देख रहे हैं ना, पुस्तक में आप लोग देख रहे हैं, जिनके पास किताब है, ये हेडिंग्स आप साइड हेडिंग जो देख रहे हैं ना, उसमें से कोई भी हेडिंग आपको दे सकता है उपन्यास, मैंने आपके इस पेपर में जो उपन्यास वाला पेपर है MLT 13 उसमें टिप्पणी लिखने के लिए। तो इसलिए आप लोगों को इस पेपर को बहुत 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 ध्यान देना है, बहुत गहराई से पढ़ना है इस पेपर को। इसमें भी हमको 100 नंबर पाने हैं, 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा इसमें भी हमको 90, 80, 90 नंबर पाना है। अन्य जैसे आप जो पढ़े हैं, आप पढ़ेंगे MSD 14, आप पढ़ेंगे MSD 16, आप पढ़ेंगे MSD 1 इत्यादि में जो कथाएं इत्यादि हैं उनके आधार पर आप तो सहज लगता है, किंतु ये आपने कहा ना, कहा भी था शुरू में, मैं आपको फिर से डरा नहीं रही हूँ। आपने कल ही मुझे कहा था कि मैडम ये थोड़ा कठिन लग रहा है। कठिन क्यों लग रहा है? जब तक हमने अपने उपन्यास का उद्भव विकास हमने देखा, हमको सरल लगा, है ना। जब इसमें हमने ये वाला पॉइंट आज की इकाई का अध्ययन किया जिसमें विश्व साहित्य में उपन्यास, तो ये वाला जो खंड है, ये वाला जो आपका मैंने कहना चाहिए, ये जो किताब है, ये जो इकाई है, ये थोड़ा सा किसके लिए काफी कठिन लग रहा है? ये साहित्यकारों के लिए और साहित्य के लिए, साहित्यकारों और उनकी रचनाओं के लिए ये कठिन लग रहा है। बाकी जो कुछ भी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट तो हमारे उसमें भी सब्जेक्ट है, हमारे भारतीय उपन्यास में भी ऐसे सब्जेक्ट होते हैं। इसमें जैसे मैंने बताया, अभी जैसे बताया, क्या बताया, जॉर्ज इलियट और हार्डी का, इनका मैंने जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वहाँ के कर्मठता और सादगी पर उन्होंने बल दिया है। वहाँ के जीवन में, उनकी जीवन शैली में, वहाँ के इंग्लैंड की जीवन शैली में, वहाँ पे कैसे लोग कर्मठ मैंने काम करते थे, ईमानदारी से काम करते थे, श्रमशील थे और किस प्रकार से उन सादगी का जीवन व्यतीत करते थे, तो उन पर बल दे करके उनको अपनी पृष्ठभूमि, उनको अपनी विषय वस्तु बनाकर, उनको अपना आधार बनाकर उन्होंने उपन्यास की रचना की है। बस इतना ही अंतर है और आप लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। राइटर का नाम थोड़ा हमको भी अटपटा लग रहा, हम तो पढ़ा भी रहे हैं, आपके सामने में किताब भी रखा हुआ है, सामने में देख भी रहे हैं और उसको पढ़ रहे हैं, तो कठिन तो हमको भी लग रहा है, साहित्यकारों का नाम और उसके रचनाओं के नाम। किंतु सब्जेक्ट उसमें जो हम अपने उपन्यासों में जो सब्जेक्ट देखते हैं वही सब्जेक्ट उसमें भी प्रायः हैं। ये इतना अंतर आप मानेंगे तो निश्चित रूप से इस उपन्यास को, ये वाली इकाई भी आपको सहज लगने लगेगी। अब अंग्रेजी उपन्यास में नारी अनुभव और चेतना का उभार बताया है। 19वीं सदी में अंग्रेजी के उपन्यास में 5 महत्वपूर्ण नाम बताया है: वॉल्टर स्कॉट, जेन ऑस्टिन, चार्ल्स डिकेंस, जॉर्ज इलियट और थॉमस हार्डी। ये 4 नाम बताया गया है। इसके साथ साथ एमिली ब्रांटे नाम की एक ये थी एमिली ब्रांटे का नाम भी जोड़ा जा सकता है। यदि भी उसने केवल एक उपन्यास लिखा तब संख्या 6 होती। इससे पहले हमारा ध्यान 6 उपन्यास में 3 स्त्रियां थी, इनमें से 3 स्त्रियां थी जेन ऑस्टिन, जॉर्ज इलियट और एमिली ब्रांटे। ये 3 महिलाएं थी।
तो तीनों ने अपने जीवन काल में अपने लेखक होने का तथ्य छिपाना पड़ा। उन्होंने अपने उपन्यासों के साथ पुरुषों का नाम छपवाए, अर्थात न ये स्त्रियां उपन्यासकार के रूप में आगे आना चाहती थी और न ही स्वयं को लिखने से रोक सकती थी। इंग्लैंड में सामाजिक उभार का इस तरह था कि अनेकानेक स्त्रियां सपने देखती थी, डरती थी, प्रतिरोध की कायल थी और परिवेश के आंतरिक तर्क को जानना चाहती थी और विवाह और प्रेम से शुरू करके वे नारी अस्तित्व के गहरे विद्यमान भय, त्रास, क्रोध आदि मसलों पर सोचना चाहती थी और उन्हें पाकर भी परेशानी होती थी। इस प्रकार से उन्होंने धर्म को लेकर भी वे चिंतित थी, क्योंकि अपने विभिन्न रूपों में धर्म उनके जीवन से जुड़े सवालों का संतोषजनक उत्तर देने में सक्षम न था, इसलिए वो धर्म को डरती थी। और उन्होंने भी अपने उपन्यास को अंग्रेजी उपन्यास में उनको स्थान दिया गया, वो भी लिखती थी, किंतु वो डरती थी अपने नाम से, कहीं हमारा नाम सामने आ जाएगा, कहीं लोग जानेंगे तो हमको क्या कहेंगे करके डरती थी। किंतु उन्होंने उपन्यास में पुरुषों का नाम दिया है करके लिखा है। इसमें लेखक होने का छुपाना पड़ता था, उन्हें अपने उपन्यासों के साथ पुरुषों का नाम छपवाया, अर्थात न ये स्त्रियां उपन्यास के रूप में आगे आना चाहती थी, न स्वयं को लिखने से रोक सकती थी। ऐसे उपन्यासकार उसमें थे। उन्होंने जैसे कि इसी समय की एक उपन्यास है मिडल मार्च करके एक उपन्यास है। एक नीतिपरायण युवती को जो सन्यासिनी बनने की सपना देखा करती थी और विवाह वही स्त्री क्या की विवाह का निर्णय लेते उसी स्त्री को दिखाया गया है। आगे विवाह में भी वो विवाह से भी वो संतुष्ट नहीं रही, अर्थात वो विवाह माने एक संतोषिनी थी, क्या कहना चाहिए, सॉरी सन्यासिनी थी, किंतु उसका बाद में ये बताया गया है मिडिल मार्च में कि वो किसी से विवाह कहना चाहिए उसने भी सोचा कि नहीं विवाह करना चाहिए और उसका निर्णय लिया और निर्णय लेने के बाद विवाह भी किया। विवाह करने के बाद भी वो संतुष्ट हो नहीं पाई। ये बातें इसमें बताया गया है। अंग्रेजी उपन्यास में नारी की स्थिति के बारे में बताया गया है, जहाँ पर नारी अनुभव की उपस्थिति पूरे विश्व उपन्यास में बेजोड़ है, क्योंकि वहाँ नारी पूरे साहस और समाज नैतिकता और धर्म के विरोध में खड़ी नजर आती है। तो मैंने कई नारियां ऐसे होती हैं किसी को डरती नहीं है, अपना बेधड़क लिख लेती हैं, परंतु इसमें जो बताया गया है इस समय की नारियां जो थी वो डरती थी कहीं हमारे नाम से कोई कुछ कहे ना, इसलिए वो उपन्यास को जो लिखती थी वो उसमें नाम पुरुषों के नाम वो छपवाती थी। उपन्यास में सामाजिक गतिमयता और संबंध का बताया गया है। 19वीं सदी इंग्लैंड में उच्च वर्ग के विरुद्ध निरंतर बढ़ रहा था। किसान आक्रोश, इनका जो आक्रोश जो था कहना चाहिए, सांस्कृतिक पटल पर नजर रखने वाले इस पूरे विकास को मात्र जागरण या नवजागरण कहना गलत होगा। असल में यह लेखन उस आक्रोश का हिस्सा है जो 19वीं सदी में इंग्लैंड में उच्च वर्ग के विरुद्ध निरंतर बढ़ रहा था। उसके मूल में एक तरफ नगरों के औद्योगिकरण होने से था, सामाजिक विभाजन था, वहां दूसरी तरफ गांव के भीतर बढ़ने वाले पूंजीवादी संबंध भी थे। गांव बहुत लंबे समय से प्रकृति और मनुष्य के सह अस्तित्व का साक्षी रहा है। सही बात है, प्रकृति जो है वो गांव के लोगों का अस्तित्व रहा है। गांव में जैसे कोई पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ रहता है, तो क्या करते हैं हम लोग वहां पर जाकर के जो बचपन में हमने जो समय बिताए थे, बचपन में कहीं जाते आते उस बरगद के पेड़ को, उस पीपल के पेड़ को देखा था, तो उसमें भी ऐसा लगता है बचपना, जैसे आज भी वहां जाएंगे आप तो आपको बचपना याद आ जाता है, क्योंकि प्रकृति मनुष्य से एकदम घनिष्ठ संबंध रखती है और मनुष्य भी उसको घनिष्ठ मानता है। प्रकृति और मनुष्य के सह अस्तित्व का साक्षी रहा है प्रकृति, और प्रकृति उसके जीवन में सदैव उपस्थित रहती है। उसके व्यवहार की लय को अपने ढंग से नियमित अनुशासित करती है। साथ ही मनुष्य अपने लंबे व्यवहार क्रम के दौरान बढ़ती हुई उत्पादनशीलता के समांतर परिवर्तन की तरफ भी गतिशील होता है। ये बताया गया उपन्यास और सामाजिक गतिमयता के अंतर्गत। उसके बाद आए 20वीं सदी के उपन्यास है।